VC4 क्यों VC4 में घुसता है? तो VC4 में पाथ ओवरहेड जो है ये PU का जो है, बाकी जो VC3 VC12 का पाथ ओवरहेड अलग अलग है। इसका पाथ ओवरहेड को हम लोग लोअर ऑर्डर पाथ ओवरहेड बोलते हैं, इसमें हायर ऑर्डर पाथ ओवरहेड में एसटीएम डेस्टिनेशन लिखा रहता है, तो एसटीएम का डेस्टिनेशन लिखा है, एसटीएम उसका पूरा, और यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज का यही डिफरेंस है। इसीलिए देखिए एक बार VC होने का बाद जनरल क्वेश्चन आता है कि एक VC। हाँ जी, वॉइस लो आ रही सर। अच्छा, बाकी लोग का वॉइस का, बाकी लोग हम लोग मेरे को कैसा सुन रहा है? ठीक सुन रही सर। अभी ठीक है सर। ठीक है सर। एक जन का होने से में भी अरे यार ये VoIP है, इसमें ना ऊपर नीचे तो होते ही रहेगा। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि तो प्रश्न आता था कि एक बार सर जब VC4 में VC या गुड मॉर्निंग एक बार VC3 VC12 होने का बाद फिर VC4 की क्या आवश्यकता है? तो VC4 में घुसने का आवश्यकता ये है कि हाँ, इसमें हम हायर ऑर्डर इंफॉर्मेशन देते हैं बेसिकली, हायर ऑर्डर इंफॉर्मेशन। तो हाँ क्लियर है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर इंफॉर्मेशन देते हैं, हायर ऑर्डर, यहाँ पे जान लो इट इज ए हायर ऑर्डर, याद रखो कि दोनों में बहुत फर्क है। हायर ऑर्डर ये है लोअर ऑर्डर, ये सब लोअर ऑर्डर है पूरे VCC में। उसी तरह पॉइंटर भी ये लोअर ऑर्डर पॉइंटर है। और ये इसमें AU4 का जो पॉइंटर है, यहाँ पे जो पॉइंटर है AU4 का, ये हायर ऑर्डर पॉइंटर है। तो यहाँ पे आप एक बार जान लीजिए कि जितना ऊपर वाला मामला है, जो C4 से जो निकल के इधर आ रही है, ये सारे हायर ऑर्डर है। हायर ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं, ये एसटीएम का फीचर्स है, एसटीएम का फीचर उसमें डाला गया है। और ये सब में क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग, लोअर ऑर्डर ट्रिब्यूटरी का मल्टीप्लेक्सिंग का फीचर डाला गया है, यही फर्क है। ये सारा मिलके क्या करता है, ये सारा मिलके एयूजी में आता है। एयूजी इज आल्सो मल्टीप्लेक्सिंग। कल किसी ने साहब ने पूछा था सर STM1 का तो आप बता दिए, STM4 का क्या होगा? जैसा कि यहाँ से STM4 का देखिए, STM4 STM16 कहाँ घुसेगा? STM4 में ना एक STM यहाँ घुसा, दूसरा STM भी यहीं घुसेगा, तीसरा STM भी यहीं घुसेगा, और चौथा STM भी यहाँ घुसेगा। ऐसा करते करते STM4 होने से 4 AUG बनेंगे। AUG में 4 AUG में 4 AU4s रहेंगे, 1 AU4, 2 AU4, 3 AU4, 4 AU4। तो तो देयर विल बी 4 AU4s। हाँ, 4 AU4s रहेंगे। ये 4 AU4 का एक क्लस्टर पूरा मल्टीप्लेक्स होके AUG में घुसेगा, ठीक है। तो ये होता है STM4। किसी ने बोला था कल आप लोग में से किसी ने सब सवाल किए थे, तो यहाँ पे आपको साफ नजर आए, तो मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। इसी तरह STM16 में यहाँ पे 4 से बढ़ते 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 16 पहुंचे, समझे ना साहब। इसी तरह STM64 STM256 ऑल सभी यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग होता है AUG। जितनी ग्रीन कलर है ये एक्चुअली मल्टीप्लेक्सिंग, यहीं पे मल्टीप्लेक्स होता है सारा। और ये मल्टीप्लेक्स कैसा होता है, एकदम ध्यान संज्ञान रखिएगा। क्वेश्चन में हम पूछते हैं आपको, व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस अप्लाइड हियर? इट इज ए बाइट इंटरलीविंग। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग? TDM बाइट इंटरलीविंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और साथ में बाइट इंटरलीविंग, बस इससे ये STM बन जाती है। STM बनने की प्रक्रिया में क्या है, AUG में मल्टीप्लेक्सिंग होती है। और STMN में क्या होता है, STMN में यहाँ पे SOH ऐड होता है, सेक्शन ओवरहेड, जिसमें SOH ऐड में RSOH MSOH ये दोनों ऐड होता है यहाँ। तो बेसिकली लास्ट इन इज द फर्स्ट आउट। तो जब ये उल्टा साइड से जाइए, अब किसी को STM मिल रहा है, मेरा एक STM इक्विपमेंट है जो दूसरा स्टेशन से STM को रिसीव कर रहा है, तो सबसे पहले SOH खाली डिबग होगा, SOH ही निकालेंगे हम उससे, समझे ना साहब।
तो बक्सा का जैसा हम लोग ना, जब आप बक्सा आप मान लीजिए इसे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो बक्सा में सबसे ऊपर वही रखिएगा जो इमीडिएट आपको जाके जरूरत होगा, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो टूथब्रश हो, या एक शर्ट पैंट हो, हाँ हाँ, चप्पल हो राइट राइट, एकदम सही बोला। तो लास्ट इन फास्ट आउट, इसीलिए जो है ओवरहेड बाइट जो है सर, यहाँ पे लास्ट में घुसाया जाता है, ताकि ये ओवरहेड बाइट घुसाने के लिए मल्टीप्लेक्सर को ज्यादा मेहनत ना करना, तो मल्टीप्लेक्सर के बाद ही ओवरहेड बाइट ऐड होती है। ठीक है, तो ये सब थोड़ी सी बारीकियां थी। हाँ, बारीकियां थी, तो बारी सारे बारीकियां आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, बाकी हमको क्या दिखता है, AU4 दिखता है, VC4 दिखता है, टग दिखता है, TUG दिखता है, TU12 दिखता है, VC12 दिखता है, हाँ VC12 भी दिखता है, और C12 तो करते ही हम लोग उसी में, तो ये सारे चीज देखते हैं, बाकी कोई चीज हमको दिखेगा नहीं NMS में, ये AUG हमें नहीं दिखता है। तो ये ट्रांसपेरेंट है, क्यों? ताकि मल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस में हम एक्स्ट्रा बाइट्स, एक्स्ट्रा चीज को हम ऐड, यदि हम उसमें घुस के देखेंगे, तो कोई चीज देखने के लिए क्या नियम है, इन तो हम लोग एक एक्स्ट्रा बीट देते हैं उसको देखने की, तो यहाँ पे कोई बीट बाइट का एडिशन नहीं होता, खाली मल्टीप्लेक्सिंग होता है AUG में, याद रखिए, नथिंग। जबकि टग फग में हम लोग देख सकते हैं, उसमें हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बीट स्टफिंग भी है। देखिए TUG में ना स्टफिंग बीट्स रहता है। ये हमको NMS के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, जहां जहां स्टफिंग बीट है सर, वहां पे हम NMS एक्सेसिबिलिटी है। हमने कल आपको बोला था स्टफिंग बीट का काम क्या है, स्टफिंग बीट का क्या काम है, अलार्म देखिए, अलार्म जनरेट करना, मॉनिटरिंग करना, और NMS को एक्सेस करना। तो ये पूरा जितना हमने एक्सप्लेन किया कल से, इसका एक्सप्लेनेशन एक ही इसमें हमने दे दिया, ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड हो या पढ़ाई ओरिएंटेड हो, एट ए ग्लांस आप लोग को उतना टाइम तो नहीं होता, एक ही स्लाइड देख लेने से समझ में आ जाएगा सारे। ये ऑल इन वन स्लाइड है। इसका बाद फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा होता है कि SDH में ना फ्रेम स्ट्रक्चर 9x270 का होता है, जो हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें SOH होता है 9x9, और बाकी 9x260 आपका पेलोड होता है। और यहाँ पे थोड़ा गलती है, एक्चुअली यहाँ पे ना पाथ ओवरहेड को भी लोग दिखाया, एनी हाउ ये POH है एक्चुअली, ये POH पार्ट भी है। तो अब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट जब इसको पढ़ता है, हाँ, ये क्या पढ़ता है ना, ऐसा ऐसा पढ़ता है, एक रो गया गया, फिर दूसरा रो गया, फिर तीसरा रो, ऐसा मैंने यहाँ से लेके शुरू किया, ऐसा गया, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया, ऐसा ऐसा करके ना सीरियली ये पढ़ते रहेगा, ये पढ़ने की प्रक्रिया है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, थोड़ा बाद में हम लोग इसके बारे में यदि टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। तो रिपेयर फ्रेम पढ़ने का तरीका ऐसा है। तो फिर कल हमने आपको बताया था कि मैपिंग ऑफ 2 MB मैपिंग ऑफ केस देखिए कैसा होता है, ये एक ही पिक्चर है, इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। देखिए 32 बाइट्स है, ये जो है ये एक एक मान लीजिए 4 2 MB को हम अंदर घुसा रहे हैं, 4 2, आप बोलेंगे सर PU में तो 3 होते हैं, हाँ जी PU में 3 होते हैं, बट हम 4 इसलिए दिखा रहे ताकि इंटरलेसिंग प्रोसेस आपको समझ में आए। माने क्या होता है साहब, यहाँ पे एक टक 3 में, एक टक 2 में तीन इवन घुसते हैं, तो टग दूसरा टग 2 को पहला टग 2 का इंफॉर्मेशन भी चला जाता है भाया 4 to 1। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 भी थोड़ा सा पेचीदा है, समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 32 बाइट एक एक 2 MB, दूसरा 2 MB, तीसरा 2 MB, चौथा 2 MB, हम 4 2 MB लेते हैं। और ये चारों 2 MB में हम कुछ ना कुछ बाइट, स्टफिंग बीट ऊपर में जो देख रहे हैं काला काला जो है, ये स्टफिंग बीट है।
इसी में स्टफ सी बीट, जस्टिफिकेशन कंट्रोल बीट, इधर पे सब लिखा है हमने कौन बीट का क्या नाम है। सी बीट माने जस्टिफिकेशन कंट्रोल बीट, इसी में जस्टिफिकेशन बीट भी एस बीट बोल के है। तो ये सारा चीज हम ना चारों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा जैसा घर में मान लीजिए 4 लड़का है, तो हम कोई भी चीज चारों में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि चारों में उसका प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी जो है मैं जो सिखाता हूँ वो मेरा मान लीजिए 4 लड़के हैं, चारों को ही हमको हर चीज इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे भी यही सिद्धांत है कि जो फर्स्ट टाग टू का जो कैरियर जेनेटिक कैरियर जो सिंबल है, जेनेटिक सिग्नेचर जो है, वो चौथा सेकंड टाग टू में चले जाए फ्रॉम फोर्थ ट्रिब्यूटरी, ताकि जो फोर्थ ट्रिब्यूटरी जो सेकंड टाग टू में घुसेगा, टाग थ्री में घुसेगा, सॉरी टाग टू में घुसेगा, वो फर्स्ट टाग टू का फर्स्ट टाग टू का कैरी जो जेनेटिक कैरियर जो उसका अंडरस्टैंडिंग है वो उसको लेके घुसेगा, ताकि उसमें जो सारे उसमें भी 4 फिर 2 MB घुसेंगे, वो 4 2 MB उसी को देख के अपना स्टफिंग गेट सेट करेगा। तो ये इसको बोलते हैं इंटरलेसिंग। तो जैसा जैसा हम लोग क्या करते हैं घर में संस्कार देते हैं, घर में थोड़ी हम लड़का बच्चा को हम पढ़ाते उड़ाते थोड़ी है, हम लोग खाली घर में पढ़ने पढ़ाने का काम तो स्कूल और इंटरनेट हो गया है। तो अभी हम लोग खाली एक ही काम करते हैं, बेटा सुबह उठना है, थोड़ा योगा करना है, थोड़ा ये करना है, बाकी जो 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 हम लोग का घर का जो चीज होते हैं संस्कार देते हैं। तो ये जो है ना सर संस्कार वाली चीज, ये चौथा में हमने फर्स्ट यू टॉक टू का संस्कार डाल दिया इसमें, ये दूसरा टाक टू में चला जाता है, इसका साथ भी 4 रहेंगे, 4 2 MB घुसेंगे इसका साथ में। तो फिर इसका ये 4 में तो 3 यूज होगा, 3 होने के बाद 1 2 3, फिर ये 2 जो है ये दूसरा टाक टू में चले जाएगा, तो जो दूसरे तत्व का कैरेक्टर को बनाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टू को हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं, बाकी सारे टू ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाता है। इसीलिए इसका इनपुट को हम लोग देखिए एसिंक्रोनस बोल के लिखा है। एसिंक्रोनस माने यहाँ पे एसिंक नहीं है, ये पीडीएच है, बेसिकली प्लीजियो सिंक्रोनस है। प्लीजियो सिंक्रोनस है। इसका बाद क्या करते हैं, ये सारे बाइट आपस में ना मिल जाए, इसीलिए हम लोग इसको स्टफिंग बिट से बफरिंग करते हैं। बफरिंग करने के बाद फिर इसमें पॉइंटर देते हैं। देखिए इवन इवन का ही काम हम लोग का होता है, बाकी तो हम पढ़ाएंगे नहीं। इवन का ही काम करते हैं। तो इवन में देखिए V6 एक पॉइंटर है, J2 एक पॉइंटर है, हाँ सॉरी पाथ ओवरहेड है। तो ये हम अभी क्या कर रहे हैं कि ये पहले बिट को हमने बफरिंग कर दिया। बफरिंग करने के इसमें कितना 32 बाइट आया और 2 बाइट जुड़ा बफरिंग का या स्टफिंग का, तो 34 बाइट हो गया। फिर 34 बाइट में हमने पाथ ओवरहेड प्रोवाइड किया, V6 J2 N2 A4, ये सब ये माने आप जानते हैं ऑटोमेटिक पार्ट प्रोटेक्शन का है। ये जितना एक एक ट्रिब्यूटरी को इधर उधर हम जो एसएनसीपी प्रोटेक्शन देते हैं, हाँ इसका बारे में हम थोड़ा अभी बताएंगे। तो उसके लिए ये सब बाइटों की जरूरत होती है, K4 बाइट। N2 उतना जरूरत नहीं है। हाँ ये है पाथ ट्रेस बाइट, पाथ का ट्रेस करता है ये 2 MB को कहाँ तक जाना है, कहाँ ये कहाँ इसका डाउनलोडिंग होगा, कहाँ कौन इसका साथ ये सिंक ये करेगा, सारा चीज ये J2 में लिखा रहता है। और V5 जो है ये इसमें थोड़ा सा सॉरी V6 है, V5 तक तो इधर है, तो V1 V2 V3 V4 इधर है। ये जो V6 है इसमें हमारा कुछ पॉइंटर प्रॉपर्टी भी इसमें रहता है, ताकि जो पॉइंटर आगे चल के मेरा ऐड होगा उसका अंडरस्टैंडिंग ये करेगा V6 से बेसिकली। तो ये सारा चीज पूरा इसमें जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ये 34 बाइट जो है ये 35 बाइट हो जाता है जब ये ट्यूब में पहुंचता है। फिर ट्यूब में पॉइंटर जुड़ता है, पॉइंटर जुड़ने से ये 36 बाइट का हो गया। अब 36 बाइट को हम लोग उसी में एक करके टग थ्री में, ऐसा टग टू में, सॉरी टग बार बार टग थ्री, टग टू में एक करके हम लोग बाइट इंटरलिविंग माने एक बाइट आया इसका, एक बाइट इसका, एक बाइट इसका, हाँ इसी तरह से हम लोग ले रहे थे।
करते करते कर कर फ्रेम बनेगा। ये फ्रेम जो है ये टक टू टक फ्रेम बनेगा, यही मल्टीप्लेक्सिंग है। मल्टीप्लेक्सिंग में इसका ये बाइट के अलावा कोई बाइट एक्स्ट्रा जुड़ता नहीं है बेसिकली। मगर टग टू में थोड़ा हम लोग को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। क्यों? कौन पीएमबी को केएलएम देना है, तो केएलएम नंबर तो चेंज हो सकता है, इसीलिए केएलएम प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे देखिएगा कुछ बाइट स्टफिंग बाइट भी हम लोग रखते हैं, कुछ स्टफिंग बाइट भी इसमें हम लोग, बाकी ये एयू में नहीं रहता है। दिस इज द मैपिंग प्रोसेस ऑफ यूएमबी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है यदि आपको इम्पोर्टेंट माने समझने के लिए, बाकी दिस इज नॉट। हाँ सुब्रत घोष बोलिए, पूछिए। वांट टू आस्क समथिंग, यू हैव रेज्ड हैंड। तो यहाँ पे हम लोग ट्रक एनालॉजी, हाँ बोलो, आपका बात नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो इनिशियल को समझाने के लिए होता है। हाँ, ये ओवरहेड है ट्रक, दिस इज ओवरहेड, दिस इज द पेलोड। हाँ, ये जूता है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। हाँ, देन ये कैलकुलेशन हम आपको ऑलरेडी दिया कि टोटल 9/260 270 बाइट्स होते हैं 2430 का। ये 240 में कितना बीट रहता है, और कोई भी चीज बीट रेट में कैलकुलेट होता है, टाइम फ्रेम होता है 125 माइक्रोसेकेंड। तो बीट पर सेकेंड हमने उस दिन कैलकुलेट कर लिया। तो इसी तरह STM4 STM16 का कैलकुलेशन इतना ईजी है कि डायरेक्टली ये 4 से गुणा कर दीजिए, दैट इज द थिंग। yesterday हमने आपको बोला था व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर सेक्शन एंड व्हाट इज रीजनरेटर सेक्शन, राइट। देखिए रीजनरेटर में क्या होता है, कोई ड्रॉप नहीं होता, मल्टीप्लेक्सर में ड्रॉप होता है। तो पाथ किसको बोलते हैं? पाथ और लाइन। हाँ, पाथ और लाइन किसको बोलते हैं? बेसिकली देखिए, मल्टीप्लेक्सर सेक्शन से पाथ जुड़ा रहता है। पाथ माने क्या? यहाँ से E1 घुसता है, E1 से E1 तक, याद रखिए E1 से E1 तक ये पाथ, हम लोग इसको पाथ बोल के नाम देते हैं। और BC या TU ये सब लेके हम जो करते हैं वो हम लोग लाइन बोलते हैं। यदि किसी ने पूछा व्हाट इज पाथ एंड व्हाट इज लाइन, ये जरूरत नहीं है, पहले जमाना का आर्किटेक्चर है। अभी ये सब कॉन्सेप्ट अभी है ही नहीं होता, जस्ट फॉर नेम शेक। इसलिए कभी कभी आप लोग को, या आप ये पढ़ते हैं, आप इसका तेजस का मैनुअल पढ़ते हैं, वहाँ पे ना लाइन पाथ ये सब लिखा रहेगा, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने इसको समझा। सेक्शन किसे बोलते पहले हैं? ऐसा आवाज कोई नहीं भी आ रहा स्टेशन, था, स्टेशन को हम सेक्शन कहते हैं। वॉइस इज लो कोई सर, भी स्टेशन, हेलो, वॉइस बहुत लो आ रहा है बाकी को कैसा आ रहा है? बीच बीच में आपकी आवाज ठीक हो जाती है सर। हाँ हाँ अभी ठीक हो रही है, पहले बीच ऐसा में लो नहीं हो है जाती सर, है। पहले ऐसा नहीं अच्छा है ठीक है, थोड़ा लो हो गया था आपका। ओके, ठीक है ठीक है। तो अरे इतना वॉइस का भी तो जरूरत नहीं है, तो मार्क्स तो ये दिख रहा है, स्लाइड तो दिख रही है। ठीक है, तो इसी तरह हमने मल्टीप्लेक्सर डिजिट। आज मेरा क्या है ना, थोड़ा गला में ये है, खराश है, छींक छाक हो रहा है, आई डोंट नो। गॉड ब्लेस मी दा कि कोरोना ना हो। हाँ, बाकी थोड़ा थोड़ा इसीलिए मेरा गला दबा हुआ है, आई कैन नॉट शाउट। थोड़ा आज लो ही रहेगा बेटा। फीवर तो नहीं है सर? फीवर नहीं है बेटा, फीवर नहीं, खाली थोड़ा माने छींक छींक हो रहा है वो। अच्छा, पता नहीं, वो कल मौसम थोड़ा सा अगर ठंडा पानी पी लिए थे ऑफिस में ना, क्या दिक्कत है ऑफिस में, सारे जगह एक कूलर लगा हुआ है, नॉर्मल पानी नहीं मिलता है, तो कूलर वाला पानी पिया इसीलिए। हाँ, तो कल कल क्या हुआ ना, थोड़ा कूलर वाला पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया होगा, और उसी और वही अवेलेबल है। इसीलिए मौसम का गड़बड़ है सर। हाँ, आज थोड़ा गला में खराश है। ऐसे ही हम थोड़ा धीरे ही बोल रहे हैं एक्चुअली, इसीलिए आप लोग को थोड़ा धीरे सुनने में भी आ रहा है। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अभी 2 घंटा खींचना है बेटा।
तो इसका बारे में ना टोटल डिस्कशन यहाँ पे है, इस बाद में जब जरूरत होगा तो पढ़ लें इसमें भी। अब इस सेक्शन ओवरहेड का बारे में बात। सेक्शन ओवरहेड में क्या होता है, जितना ए है, हाँ गार्गल करेंगे, हाँ ठीक बोले आप, हाँ तेजराम ठीक बोला, एकदम सही बात बोला। हाँ आज करेंगे, अभी एक्चुअली सुबह तक था थोड़ा, तो अभी सोच रहे थे कि क्लास का बाद ही करेंगे, क्योंकि गार्गल करके ना बक बक नहीं कर सकते, एक प्रॉब्लम है। तो अभी क्लास होने का बाद करेंगे। तेजराम थैंक यू फॉर योर ऑल विशेस। आप लोग तो सभी कोई फैमिली जैसा ही है, मेरा फैमिली जैसा क्या फैमिली है। हाँ अपार्ट फ्रॉम फैमिली नॉट द फैमिली। सर और हम ये लोग का बाहर में कौन है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ये हाँ बोलिए। जब तक ये कोरोना का ये वो चल रहा है तब तक तो ये ठंडा उंडा लेना ठीक नहीं है सर। अरे ठंडा पानी ठंडा या मैंने ठंडी नहीं चीजें लिया कोई भी। क्या तुम। अरे अरे दिक्कत क्या है ना, इरिसेट में खाली कूलर ही है जिसमें से तुम पानी ले सकते हो, बाकी तो कैंटीन वैंटीन सब बंद है ना ड्यू टू दिस ये। अब कूलर में ठंडा, ये पता नहीं यहाँ का आदमी को बहुत ठंडे पानी पीते हैं सब। एक सेकंड, एक कॉल आया है। हेलो हेलो, ओके। हाँ, तो इसीलिए क्या दिक्कत है था, वो रिसेंट में ना एक भी नॉर्मल पानी का ना टैप नहीं होता, वो सब कूलर से ही लेना पड़ता है, यही दिक्कत है। तो एनी हाउ, ए जितना ए बाइट्स जितने हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना ए जितना, ए का मतलब है अलार्म, याद रखिए, इजी अलार्म। तो ए स्टैंड्स फॉर अलार्म बाइट। तो ए वन ए टू। हाँ स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अब हम रिक्वेस्ट किया, अरे मैं 2 बार 3 बार ऑफ करता हूँ तो कोई ऑन कर देता है। हाँ, और उसको ठंडा, वो नॉर्मल होने में भी तो आधा घंटा 1 घंटा लगता है। ये अलार्म बाइट है, और ये मेनली ना फॉ बाइट है। ठीक बोला, काट देंगे। फॉ बाइट है, फॉ माने फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड। जो आपको पता है, सबसे पहले मैं जब ट्रांसमिशन करता हूँ, हमने जब फर्स्ट क्लास का फर्स्ट वर्ड बोला था कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन था पहले जमाने में। उसमें क्या था, स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट, ये सब बीट होता था। हाँ स्टार्ट एंड स्टॉप। तो यहाँ पे तो अभी स्टार्ट एंड स्टॉप होता नहीं है, तो सिंक्रोनस है, मगर वो आर्किटेक्चर वही एक पुराना है, आर्किटेक्चर इज ओल्ड। वहां पे स्टार्ट बीट होता है, तो फॉ इज द स्टार्ट बीट। आपको समझ में आया सर, फॉ इज द स्टार्ट एंड स्टॉप बीट, यही इसी से ही हम लोग सब कुछ करते हैं, फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड। आपको क्या आपको चाहिए, आप जान लीजिए, कोई भी कंपनी हो या कोई भी एसडीएच हो, कुछ भी हो, यस यस कोई भी हो, इसमें ये मल्टीप्लेक्सर सबसे पहले फॉ देखता है। यदि फॉ A1 A2 ये 6 बिट है सर। ये 6 बिट सही सही पहुंच जाता है, तो ये प्रिज्यूम करता है कि बाकी पूरे फ्रेम सही है। तो इसी में अलार्म कैरी भी होता है, और फॉ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट फॉ आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग नहीं होगा। ओके, हेलो जी, बंद कीजिए। अरे उमेश, अच्छा मैं ही तो होस्ट हूँ आज, तो कोई हमको हेल्प करने वाला नहीं है, हम ही तो करते हैं, मैं ही कर दूँ। ठीक है। तो ए स्टैंड्स फॉर अलार्म एंड फॉर। नाउ कम्स J0। J0 का काम क्या है, देखिए कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है, देखिए इसका। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरे को पूरा फ्रेम मिला, तो हम स्टार्ट ऑफ फ्रेम इज डिनोटेड बाय ए बाइट। स्टार्ट ऑफ फ्रेम, हाँ स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिनोटेड बाय ए बाइट। मैं इसको, मैं होस्ट हूँ ना, तो मैं कर दिया उसको, मैं होस्ट भी हूँ, प्रेजेंटर भी हूँ। आज है नहीं। तो जे मैं इनका थोड़ा तबीयत खराब हो गया एक्चुअली, वायु प्रसर था कल से, इसीलिए उनका क्लास भी लेना पड़ रहा, उनका भी आज ही था हेल्प करने का, मगर वो आए नहीं। तो एनी हाउ, J0 इज द पाथ ट्रेस बाय। अब हमको क्या, पहला काम क्या है कि चिट्ठी मिला है, चिट्ठी में देखा मैं, चिट्ठी का चारों तरफ सील है, सब कुछ है, इट इज अ पोस्ट ऑफिस जॉब। हाँ एड्रेस सही लिखा हुआ है, एड्रेस मेरा घर में पहुंच गया। ये एड्रेस अपना जो
मल्टीप्लेक्सर है, खाली ये एड्रेस देखता है, जैसा कि पोस्ट ऑफिस खाली एड्रेस है, उसका लेटर का कंटेंट से कुछ मतलब नहीं। J0 में क्या लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा, ये एड्रेस मेरा पास कहाँ से कहाँ तक, ठीक है ना सर। J0 इसका बाद बीट इंटरलीव पैरिटी टेस्ट, ये जो CRC हम आपको बोल रहे थे कल टेस्ट करने के लिए इन मोबाइल रेडियो में, उसी को यहाँ पे पैरिटी टेस्ट करते हैं। CRC यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे पैरिटी टेस्ट, तो बी बाइट है, जितना अलार्म आएगा सारे बी बाइट में आएंगे, माने अलार्म कैरी करेगा ए बाइट और रिपोर्ट करेगा बी बाइट, याद रखिए। तो यही सबसे बड़ा इसमें खूबी है, दोनों का लिंक। ए बाइट कैरी करता है अलार्म को, बी बाइट हमको एनएमएस में दिखाता है। मान लीजिए एनएमएस में कोई अलार्म दिखता नहीं है, तो एनेबल डिसेबल जो हम अलार्म को करते हैं वो बी बाइट से करते हैं। इसका बाद बहुत सारे बाइट है बट हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद E1 ये आपका है EOW, जो इंजीनियरिंग ऑर्डर वायर का है फोन का। अब जो जहाँ F1 भी एनएमएस का है, ये क्राफ्ट टर्मिनल के लिए है। मान लीजिए आप क्राफ्ट टर्मिनल से एक्सेस करते हैं, तो आप ये वाला बाइट को एक्सेस करते हैं F1 को, ठीक है। अब जो एनएमएस एक्सेस होता है, एनएमएस में ना दो तरह का बाइट है, एक है D1 to D3, ये है RSOH में, ये एक एनएमएस बाइट है, आप जानते ही हैं। और बाकी D4 से लेके D12, ये जो बाइट है ये एमएस है। अब मजे की बात है, एक एक बाइट कितना स्पीड देता है, 8 बिट का होता है, तो 8 into 8000 फ्रेम है, दैट मीन 64 kbps का एक एक बाइट होता है। तो यदि आपको 64 प्लस 64 प्लस 64 माने 364, हाँ 60 कितना होता है, 64 into 3, 6 3 18 और 4 12, 192। तो आपको 192 kbps जो होता है, ये 192 kbps में आप एनएमएस चलाना चाहते हो, तो ये डी, इसको कहते हैं DRECR बोलते हैं, डी बाइट, हाँ DEC एम्बेडेड कम्युनिकेशन चैनल रीजेनरेटर, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डी बाइट है, ये एम्बेडेड कम्युनिकेशन चैनल है। देखिए साहब, इसमें क्या सुविधा किया, इसमें ना प्रोसेसर का काम को कम करने के लिए हम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया। और मजे की बात देखिए, ये पूरे ए बाइट, बी बाइट, ई बाइट, बाकी सारे बाइट जो हैं, अब याद नाम कर लीजिए, ये सारे बाइट आपका TDM स्विचिंग में काम करता है, और DECCR जो है ये पैकेट स्विचिंग में काम करता है, माने डी बाइट, सारे डी बाइट्स ये दोनों ही, तो ये पैकेट स्विचिंग। तो इसमें क्या है ना, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, इथर इसको कहते हैं SDH, EOS कहते हैं, इथरनेट ओवर SDH। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड किया गया, जहाँ के इसको कहते हैं ओवरले टेक्नोलॉजी। ये आपका 95 का बाद जितने सारे कंपनी बना रहा है, वो पहले ये फैसिलिटी नहीं था। पहले हम लोग खाली सिर्फ F1 में क्राफ्ट टर्मिनल ही हुआ करता था, हाँ कोई एनएमएस फेनएमएस था नहीं, तो खाली F बाइट से ही हम लोग काम किया करते थे। हाँ बाकी ये टेक्नोलॉजी जितने, जब भी आपका ये डेवलप किया, तब हम लोग इसमें इथरनेट ओवर SDH और एनएमएस हम लोग इसको अप्लाई किया। क्यों किया, व्हाई वी डू इट? तो इसमें एक बात हम पहले बताते हैं, क्यों किया तब पहले, कि ये DECCR है, ये DECCM है, डी बाइट ऑफ एम्बेडेड कम्युनिकेशन चैनल, हाँ और मल्टीप्लेक्सिंग साइड, मल्टीप्लेक्सर, तो DECCM है। तो ये आइदर और में काम करता है। यदि आप DECCR को एनएमएस में सिलेक्ट करते हैं, तो दोनों लिंक का बीच में DECCR का, यदि एक एंड में DECCR है, दूसरा एंड में DECCM है, आप सिलेक्ट किए हैं, तो एनएमएस काम नहीं करेगा। तो कभी कभी देखिएगा साहब, जब हम लोग कोई भी ऑप्टिकल कार्ड में AO11, AO12, कुछ भी कार्ड, जो भी कार्ड आप यूज करते हैं, हाँ एग्रीगेट ऑप्टिकल कार्ड या कुछ भी कार्ड आप यूज करते हैं,
उस कार्ड में दोनों एंड का मतलब स्टेशन ए का लेफ्ट हैंड साइड और स्टेशन बी का राइट हैंड साइड, ये दोनों जो पेयर है, ये दोनों पेयर में एक ही प्रोटोकॉल होना चाहिए। यदि आप DECCR सिलेक्ट करते हैं तो अदर एंड में भी DECCR को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप DECCM सिलेक्ट करते हैं तो आपको अदर एंड में भी DECCM सिलेक्ट करना पड़ेगा, भले दूसरे एंड में आप दूसरा सिलेक्ट करते हैं, बट विधि नहीं। तो हम लोग क्या किया, रेलवे ने पूरा सेट कर लिया कि हम लोग DECCR नहीं करेंगे, नहीं यूज करेंगे। हाँ, ऐसा हम लोग DCCR नहीं करके सारे को DCCM करते हैं। मगर मान लीजिए कोई एक लड़का नया है, वो क्या किया, आपको DCCM चेंज कर दिया तो वहां से NMS कट जाएगी, NMS उस स्टेशन तक जाएगा, उसका आगे NMS प्रोपेगेट नहीं करेगा। तो देखिए, फॉल्ट फाइंडिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खाली सीखना नहीं है ये बाइट का काम कैसा हमको प्रैक्टिकल लाइफ में ये इन्फ्लुएंस करता है। देखिए हाउ इट इन्फ्लुएंस इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ व्हाइल वी आर ऑपरेटिंग इन NMS। तो NMS में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है साहब, कि जैसे ही ये DCCR ये बहुत जगह होता है, बहुत बार ये गड़बड़ी होती है। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन कि आपको मैं पूछता हूँ, व्हाई इट इज इथरनेट ओवर SDH? इसमें बाकी बाइट्स तो TDM है, इसको पैकेट स्विच रखने की आवश्यकता क्या है? व्हाई इट इज डन ऑन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क? इसीलिए रखा गया। बोलिए, एनीबॉडी हैज द आंसर, प्लीज टेल मी। बोलिए, जस्ट लाइक पुल क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं इसको क्वेश्चन करता भी। बोलिए, इसका काम, व्हाई वी कीप इट एज ए इथरनेट ओवर SDH और NMS? बाकी तो सब TDM है, खाली यही पैकेट स्विच है, क्यों किया गया है? एनीबॉडी? इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, कुछ हद तक सही है, और NMS को इथरनेट में क्यों रखा गया? बाकी सर्किट तो सारे इसका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में है। देखिए, सबसे बड़ा सुविधा जो इथरनेट का होता है कि ये मान लीजिए, हाँ, रिमोट व्यू, गुड, हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। मॉनिटरिंग, ओके, चलेगा। देखिए, हाँ, और कुछ जवाब है आपके पास, मैं बोलूं? देखिए, इथरनेट अप्लाई करने से हमको फायदा ये मिलता है कि इसका जो प्रोटोकॉल होता है, OSPF, BGP या स्टैटिक राउट, ये सब राउटिंग फैसिलिटी हमको मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। इसमें हमको, क्योंकि सर्किट को हम कॉन्फ़िगर करते हैं फेलियर होने से, मगर NMS तो कैसा भी करके घूम के आना चाहिए। NMS को कौन कॉन्फ़िगर करेगा? इसीलिए NMS जो है OSPF में कॉन्फ़िगर रहता है। जब मान लीजिए मल्टीपाथ है आपका पास, अवेलेबल है, मान लीजिए A स्टेशन से लेके Z स्टेशन तक आप सर्किट जा रहा है A to Z, इसका बीच में देयर आर मल्टीपाथ। हाँ, मान लीजिए दिस इज A स्टेशन एंड दिस इज Z स्टेशन एंड वी हैव ए मल्टीपल पाथ टू रीच द Z। हाँ, तो एक पाथ कट जाने से ये इंटेलिजेंटली सिलेक्ट कर लेगा कि Z तक पहुंचने के लिए कौन इज द बेस्ट सुटेबल पाथ। हाँ, ये हॉप मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स देख के या कुछ भी देख के, देयर आर पैरामीटर्स फॉर दैट, तो मैट्रिक काउंट या हॉप काउंट, OSPF पैरामीटर, इस सब चीज देख के ये दूसरा अल्टरनेट पाथ लेके NMS को चालू रखेगा, ताकि NMS के द्वारा हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे और ऊपर उल्टा साइड से भी हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। तो ये पाथ प्रोटेक्शन हो या कुछ प्रोटेक्शन, पाथ प्रोटेक्शन तो होना ही है। आपको अल्टरनेट पाथ नहीं रहेगा तो प्रोटेक्शन का तो सवाल ही नहीं आता। तो ये प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए इंटेलिजेंट है ये, इसके लिए आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस, हाँ, इसमें OSPF कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रहता है, आपको कॉन्फ़िगर करना। NMS का कॉन्फ़िगरेशन आप आइएगा, हाँ, ये लो आपको, हाँ, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, देखिए, हाँ, जब NMS का इसमें हम लोग ना एक इसको कहते हैं NMS चैनल कॉन्फ़िगरेशन। तो NMS चैनल कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसको कहते हैं आपका एम्बेडेड चैनल कॉन्फ़िगरेशन, ECC कॉन्फ़िगरेशन।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें खुद का आईपी देना नहीं पड़ता, इसका नेबरिंग का आईपी को डिस्कवर करता है। इसको कहते हैं नेबरहुड डिस्कवरी। नेबरहुड डिस्कवरी करके, ये हम उतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे अभी क्योंकि टाइम इज वेरी लेस है। हाँ, क्योंकि खाली इसी का ऊपर ही 2-3 घंटा चलता है लेक्चर। तो ये जो है इसको डीसीएन बोलते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल प्रोग्रामिंग, डीसीएन, इसको याद रखिएगा। और यदि आप तेजास में काम करते हैं तो एनएमएस में देखिए डीसीएन कहाँ लिखा है, लेफ्ट साइड में। तो सेटिंग कंट्रोल में रहता है, तो उसमें डीसीएन प्रोग्रामिंग में ये इसको प्रोग्राम करना पड़ता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब आप यदि इसको एनएमएस नहीं कर सकते यस, तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी के लिए, तो अवेलेबिलिटी बिकम्स वेरी हाई। तो अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, जो वर्ड है ना बॉस हम लोग पढ़ते हैं इस सिस्टम का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ये सारा चीज ये डीसीएन मॉनिटरिंग करता है, डीसीएन में प्रोग्रामिंग होता है। ये डीसीएन प्रोग्रामिंग में ही ओएसपीएफ, ईसीसी बाइट, डीसीसीआर, डीसीसीएम सारे को प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह बी बाइट्स तो हम आपको बोले B1 का भी जो काम है, B2 का भी वही काम, मगर B2 में 3 B2 इसीलिए लिया गया ताकि एरर को हम क्लासिफाई कर सके। ये चीज खाली डिफरेंस क्रिएट करता है। आपका देखिए, आपका पीडीएच में भी एरर आप देखते थे सॉरी, पीडीएच में भी एरर देखते थे, तो मगर एसडीएच में भी एरर देखते। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि एसडीएच में एनालिटिक्स है जो पीडीएच में नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने डाल दिया इसमें। हाँ, तो ये कि पीडीएच में हमारा पास ये है फैसिलिटी, दैट इज व्हाट यू कॉल एनालिटिक्स। हमको पता चलता है एसडीएच में कि क्या एरर है। देखिए, एरर का साथ एक समरी आता है, उसका एरर का एक हिस्ट्री बनता है, एरर का दुनिया भर का एरर का खिचड़ी बनता है। आप सारा चीज को स्टडी कर सकते हैं। तो इतना सारा जो एनालिटिक्स पार्ट जो है, जो इंटेलिजेंट पार्ट है, ये बी बाइट कैटर करता है। दिस बी बाइट कैटर फॉर इंटेलिजेंटली segregating the error। तो इसमें हम कैसा करते हैं, मोस्ट सीवियर अलार्म कौन वाला है, जिसको तुरंत अटेंड करना है। लेस सीवियर अलार्म क्या है, ये कैटेगरी है। इसी तरह कौन वाला मेजर है, कौन वाला क्रिटिकल है। एक्चुअली देयर इज नो माइनर अलार्म इन एसडीएच, ऑल आर मेजर एंड क्रिटिकल। तो ये सारे जो कैटेगरी हम लोग बनाते हैं, ये बेसिकली B2 बाइट से होता है। इसी तरह K1 K2, आपको तो ये तो परीक्षा में हम पूछेंगे अभी, हाँ, पोलिंग में। व्हाट इज K1 K2? K1 K2 इज नथिंग बट एपीएस बाइट। इसको याद रखो, एकदम परीक्षा में यही लिखना है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन स्विच बाइट। यदि एक साइड में इसको कहते हैं पोर्ट स्विच, माने एक पोर्ट कट गया, एक पोर्ट से आउटपुट बंद हो गया, ये ऑटोमेटिकली हम यदि प्रोग्राम करेंगे तभी ये दूसरा पोर्ट में स्विच होगा। तो एपीएस जितना है, एपीएस एक्टिविटी, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन स्विच, ये सारा एक्टिविटी K1 K2 बाइट से होती है। इसी तरह सब और एक बात इंपॉर्टेंट है, एस बाइट, इसको कहते हैं एसएसएम बाइट बोलते हैं, सिंक्रोनस स्टेटस मैसेज, सिंक्रोनस स्टेटस मैसेज बाइट। ये क्या करता है, जैसा एक मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि एसडीएच में क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, सिंक्रोनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। ये सिंक्रोनाइजेशन को क्लॉक हम लोग कैसा सिंक्रोनाइजेशन को समझते हैं कि आइदर राइजिंग ऑफ द पल्स में हम उसको क्लिक करेंगे या फॉलिंग ऑफ द पल्स में उसको क्लिक करेंगे। तो ये सब चीज अभी चले गया। अभी क्या है, जो क्लॉक का मैसेज है, क्लॉक कौन टाइम में क्लॉकिंग हो रहा है, उसको एक डिजिटल इंफॉर्मेशन बना के इस बाइट में स्टोर रहता है। और ये बाइट बाकी जब ये फ्रेम का साथ प्रोपागेट करता है, सारे जितने दूर तक जाता है उसका इंफॉर्मेशन से जो इक्विपमेंट है वो उसको रिकवर करके अपने को सिंक्रोनाइज करता है। तो इट इज वन मैसेज, जस्ट लाइक मान लीजिए हम आपको बोलेंगे कि जैसा मैं पहले होता था, मैं यहाँ से मार के रिसेट पहुंचा तो मम्मी बोलती थी मेरे को एक तो SMS कर देना है। हाँ, तो हम क्या करते थे, एक SMS भेज देते। हाँ, बात करना तो मुश्किल है, रिसेट में तो फोन चालू नहीं था, तो हम सब तो SMS कर देते थे। तो ऐसे जैसे मम्मी को SMS मिला तो मम्मी शांत हो जाती थी कि मैं रिसेट पहुंच गया। तो ऐसा है, तो इट इज ए वन टाइप ऑफ मैसेजिंग सिस्टम। ये क्लॉक ना, क्लॉक को एक मैसेज के रूप में हम इसमें स्टोर। इसे फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट इज दैट सपोज द प्राइमरी क्लॉक जो है, जो एटॉमिक क्लॉक से हम लोग रिकवर करते हैं, प्राइमरी क्लॉक कट गया,
कट गया। कट जाने से तो क्लॉक ये तो बेगर माँ बाबा वाला हो गया, विदाउट फादर एंड मदर। तब इसका हालत क्या होगा? हालत कुछ भी नहीं होगा, 72 घंटा तक ये क्लॉक चलते रहेगा। ये S1 क्लॉक का जो मैसेज है 72 आवर्स तक आपका क्लॉक सप्लाई। तो इसमें क्या होगा कि 72 आवर्स के अंदर वो फिर से रेक्टिफाई हो जाता है, तो ये फिर से अपडेट हो जाता है। तो मगर 72 आवर्स में रेक्टिफाई नहीं हुआ तो ऐसा कुछ देर तक वो होल्ड ओवर मोड में चला जाता है, उसके बाद फ्री रनिंग मोड में चला जाता है। तो इसी का बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है M1 बाइट। ये M1 का मतलब क्या है? M1 इज अ मेंटेनेंस बाइट। तो मेंटेनेंस बाइट, जितना हम मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं, पावर देखना, किसी का BER देखना, ये सब जो है, ये जो एरर कैलकुलेट करना, ये हमको NMS से, देखिए अभी पहले जमाने में हमेशा हाथ में BER मीटर लेके घूमना पड़ता था। अभी सारे चीज हम NMS से ही रिकवर कर लेते हैं कि इसका ट्रांस पावर कितना है, उसका रिसीव पावर कितना है, कितना हमारा फाइबर में लॉस हो रही है। तो ये सब जो बाइट्स, जो जो एक्टिविटी है, ये M बाइट से होता है। तो हमारा EOW बाइट दो है बेटा, एक है E1 बाइट और दूसरा है E2 बाइट। तो ये सारे बाइटों का काम है। नेक्स्ट एक बाइट बच गया है, दैट इज H बाइट। H इज द पॉइंटर बाइट। बाकी हम आगे बढ़ेंगे तब तक देखेंगे कैसा काम करता है। इसमें H3 बाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी H1 H2 है एड्रेस बाइट, याद रखें। इसमें एड्रेस स्टोर होता है और इसमें स्टफिंग या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, इतना जान लीजिए। H1 और H2 ना फिक्स्ड बाइट है, फिक्स्ड बाइट है, हाँ, इसी ऑर्डर में रहता है और इसी में एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये है पूरा ब्यौरा, हाँ, आपको जो अभी एक्सप्लेन किया हमने। अरे हमने जो बात किया उसका सारा चीज हमने यहाँ लिख के रखा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। सारा बाइटों का नाम काम सब यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, सारा काम भी लिख के रखा हुआ है, आपको कोई चिंता नहीं है। आप आराम से पढ़िए, पहले पढ़ने से K1 K2 सबका सभी का बारे में लिखा हुआ है, आपको कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन का बाइट, इसको मैं थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर, थोड़ा ज्यादा करके हमने लिखा हुआ है। ताकि तो सिंक्रोनाइजेशन में याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता है मैंने यहाँ पे कि PRC का नंबर क्या है, याद रखिए। जो PRC माने प्राइमरी रेफरेंस क्लॉक, जो वर्ली में है बॉम्बे में, 800, तो G811 याद रखिए, ये PRC। अब PRC, एक PRC हम लोग खरीदते हैं, जस्ट लाइक हम लोग जैसा केबल टीवी भाड़ा में लेते हैं ना, तो उसी तरह जस्ट लाइक हम मान लीजिए एयरटेल का टीवी या जियो का टीवी, हमने अभी जियो टीवी नहीं आया, एयरटेल, रिलायंस पहले था, रिलायंस का था ना, बिग टीवी। ये सब टीवी हम लोग क्या करते हैं, मंथली इसमें एक खरीदते हैं। तो ऐसे ही PRC हम लोग खरीदते हैं। तो बेसिकली कौन खरीदता PRC खरीदता रेलटेल। रेलटेल खरीद के वो क्या करता है, जस्ट लाइक हम लोग का केबल टीवी का बॉक्स जैसा है, सेम एकदम वैसा ही का वैसा। हाँ, उसमें एक सिम रहता है, वो इनपुट में 2 MB आता है, याद रखें। मगर इसमें कोई डाटा नहीं है, खाली क्लॉक होता है। ये तो क्लॉक, व्हाट इज द क्लॉक? क्लॉक इज अ 2 MB डेटा, बट विदाउट इंफॉर्मेशन। इसमें क्लॉक इंफॉर्मेशन छोड़ के कुछ नहीं। या तो इसमें दो है, आप दोनों ले सकते, 2 MB भी ले सकते और 2 मेगाहर्ट्ज भी ले सकते, आपका मर्जी। आप लेने के बाद ना चेंज भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी मर्जी, आप एनालॉग भी ले सकते, डिजिटल भी ले सकते, और उसमें सिलेक्शन है, आप एनालॉग लेंगे या डिजिटल लेंगे। तो डिजिटल एनालॉग दोनों कोई भी ले लिए। लेने के बाद वो 2 MB को, अभी एक 2 MB तो आता है, इसमें तो एक ही मिलता है ना स्ट्रीम, तो एक ही सेक्शन को आप दे सकते हैं, तो इसको हमको तो काम नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं साहब, एक बड़ा जगह स्ट्रैटेजिक, इसको कहते हैं SP बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक पॉइंट। SP स्ट्रैटेजिक पॉइंट, जहाँ बहुत सारा सर्किट मिला, जैसा हमारा नागपुर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, ये सब बड़ा एरिया है आपका। वहाँ पे नॉर्थ साइड में भी जो एरिया है, हाँ, दिल्ली फिल्ली, तो यहाँ पे क्या फायदा क्या है कि वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट में हमको ये SSU लगाते हैं, ये रेलटेल का काम है। यहाँ पे हम लोग किए थे 2006 में। 2006 में साउथ इंडिया में हम लोग 13 SSU लगाए थे। हाँ, हम भी लगाए थे, सोरनूर बोल के एक जगह है, हाँ, सोरनूर, वहाँ पे हम भी गए थे। तो ये उनका तरफ से, रेलटेल का तरफ से लगाए थे हम लोग। तो इसी तरह पूरे इंडिया में उस जमाना में 320 था,
हाँ अभी कितना है डोंट नो, बढ़ गया होगा, 320 है। आप अपना रेलटेल का साइट पे जाने से ना कितना एसएसयू है आपको पता चलेगा। तो हम लोग बेसिकली ना दो लगाया है, दो ही लगाया है, एसएसयू ए भी लगाया है, बी भी लगाया है, दोनों ही लगाया है। हाँ, तो बेसिकली ये दोनों में कॉस्ट थोड़ा डिफरेंस है, एसएसयू ए इज मोर पावरफुल एंड एसएसयू बी थोड़ा लेस है। तो एज पर रिक्वायरमेंट देख के हम लोग इसमें क्या फायदा क्या है, इसमें जो पीआरसी है ये घुसता है, और इसमें 32 एक से लेके 32 क्लॉक निकलता है, याद रख। तो कोई भी जहाँ आपका एक लिंक मान लीजिए वन ए डायरेक्शन जाता है, दूसरा लिंक बी डायरेक्शन जाता है, तीसरा लिंक सी डायरेक्शन जाता है, चौथा लिंक फोर डायरेक्शन जाता है, सभी में हम लोग एसएसयू से क्लॉक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब एसएसयू से जब क्लॉक डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब ये चला जाता है इक्विपमेंट में। तो मान लीजिए एसएसयू फेल करता है, एसएसयू भी इज आल्सो इक्विपमेंट ओनली ना, ये भी एसडीएच इक्विपमेंट जैसे ही दिखता है। एसडीएच इक्विपमेंट नहीं, सॉरी, आपका ऐसा दिखता है, मैं बात बता रहा हूँ, ये आपका वेब फिल्म मार्क्स जैसा दिखता है, जस्ट लाइक ए वेब फिल्म मार्क्स। हाँ, तो वेब फिल्म मार्क्स पीडी मार्क्स जैसा दिखता है। तो ये भी इक्विपमेंट फेल हो सकता है, ये भी 48 वोल्ट ऑपरेशन में सब कुछ वैसे ही है। तो इसमें तो इसीलिए क्या किया, मैं अपना एसडीएच सिस्टम में एक और रिकमेंडेशन डाल दी, इसको याद रखिएगा। इसी से सिंक्रोनाइजेशन इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट का क्लॉक जो है ये भी कोई कम नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मगर इसको जब यूज करेंगे, हाँ, तो ये डीएनयू करना मत भूलिएगा, तभी इसका क्लॉक, मान लीजिए एसएसयू फेल करता है तो ये आपका हम लोग का काम नहीं होता, ये एक्चुअली रेलटेल लीक करता है। यदि एसएसयू फेल करता है, मान लीजिए एसएसयू फेल हो गया, तब आपको इसको यूज करना है। इसको यूज तभी आप कर पाएंगे जब डीएनयू करेंगे, डीएनयू माने डोंट यूज सिंक्रोनाइजेशन फॉर दैट इक्विपमेंट, तो वो इक्विपमेंट मास्टर इक्विपमेंट बन जाएगा, तब वो क्लॉक सप्लाई करेगा बाकी सभी को। हाँ, वो मास्टर इक्विपमेंट हो जाता है। तो क्लॉक लेके थोड़ा एम्बिग्यूटी रहता ही है, क्लॉक इज ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और अभी एक क्या हो गया, आफ्टर द कमिंग ऑफ आफ्टर दिस रेलटेल का इतना इंटरवेंशन से ये चीज हम लोग का सर में नहीं है, ये रेलटेल ही करता है। तो फिर भी आपको नॉलेज मैं दे देता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आगे एक नंबर है, देखिए 0000010010100100100 ये सब है, नंबर है, देखिए यहाँ पे। ये नंबर क्या नंबर है, ये नंबर है जब आप क्लॉक सिलेक्ट करते हैं तो इक्विपमेंट तो पीआरसी मीआरसी नहीं जानता है ना, तो उसको एक नंबर चाहिए। तो ये नंबर याद रखना पड़ता है कि जब हम क्लॉक देते हैं तो 0010 किया माने इक्विपमेंट पक्का ले लेगा कि ये पीआरसी का ट्रेल है, ट्रेल बोलते हैं इसको बेसिकली लेकिन, तो पीआरसी ट्रेल है या एसएसयू ट्रेल है, ऐसा है, आपको समझ में आएगा। ये नंबर हमको तभी यूज होता है जब हम एनएमएस के द्वारा क्लॉक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि पाथ ओवरहेड, तो पाथ ओवरहेड इज द लास्ट आइटम। हाँ, synced, it is synced by higher STMs, actually STM है, yes, higher STM से। ये हायर एसटीएम एक्चुअली क्या है कि जो एसटीएम मान लीजिए इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए दैट एसटीएम इज मेंटेन्ड बाय रेलवे, इट इज नॉट सिंक्ड, बट इफ इट इज मेंटेन्ड बाय एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो, एससीसी पूरा काम कर लेता है जितना रिक्वायरमेंट होता है। हाँ, तो अप टू 20 रिपीटर तक तो काम ही कर लेगा। तो एक सेक्शन मान लीजिए 20 रिपीटर का ही आप लोग मेंटेन करते हैं, तो उसमें कोई जरूरत 20 या 24 पर कोई दिक्कत नहीं है। मगर इफ देयर इज ए two layer, means one layer is maintained by one layer of SDH is maintained by Railtel, another layer is maintained by Railway, तो जो इंटरलिंक सर्किट है उसी से क्लॉक आ जाता है, आपको क्लॉक अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। खाली हमको खाली इतना करना है, जो रेलवे वाला जो पार्ट है उसमें खाली जो सर्किट वहां से एक QMB आ रहा है या एक STM आ रहा है, उसका क्लॉक को ये फॉलो कर लेता है, उसको खाली बताना है कि किसका क्लॉक ले रहे, तो उसको हम लोग T0, T1, T2, T3, T4 बोलते हैं। तो वो भी एक सिलेक्शन है, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बोलते हैं इसको। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमको लेना है कि जो STM से कोई भी एक सर्किट आया जो रेलटेल का है, उससे जो सर्किट हमको घुसता है उसी को हम लोग मास्टर मान लेंगे और उसी से हमारा सर्किट सिंक्रोनाइज होगा। नेक्स्ट इज द
POH, पाथ ओवरहेड भी बहुत बड़ा चीज होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। एक्चुअली हम लोग ओवरहेड ही एक्चुअली सब कुछ है, ऑल द थिंग्स वी आर कंट्रोलिंग। क्योंकि डेटा में तो क्या, पेलोड कुछ पढ़ना नहीं है, पेलोड तो दूसरा किसी का है। तो देखिए यहाँ पे जे का मतलब क्या है, पाथ। हम बोले ना, इट इज अ टॉर्च टाइप ऑफ, देखता है पाथ किधर। बी इज द क्वालिटी मॉनिटर। हाँ, ये सब बाकी का जो है जी, ये देखिए। अब आपको मैं क्या सीक्वेंस बोला था कि ए बाइट से अलार्म जाएगा, अलार्म कैरी किस में होगा, ए बाइट। अलार्म का एनालिटिक्स कौन करेगा, बी बाइट करेगा, बी बाइट करेगा। ठीक है, अलार्म आया, अलार्म क्या है बताया, मगर मेरा इक्विपमेंट को उस अलार्म को तो एक्नॉलेज करना है, नहीं तो मेरा इक्विपमेंट तो अलार्म को ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्ड का अलार्म को एक्नॉलेज करने के लिए जी है, तो जी इज द एक्नॉलेजमेंट फॉर द अलार्म। अच्छा, वन थिंग, इसमें जाकी है, जाकी जाकी बात करो। आप थोड़ा अटेंडेंस ले लेना, यदि बात नहीं होता है तो अटेंडेंस ले लेना, आप कर लो अटेंडेंस ले लेना, क्योंकि मैं इसमें आज कोई है नहीं। हाँ हाँ, आप क्या, एक सेकंड, क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ, एक सेकंड। if, if there is no RCR link, then railway STM sync in any internally, yes, एकदम सही बात है, इंटरनली सेट करेगा, कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी का पास पैसा है या कोई आपको बोलता है कि खरीदो या भाड़ा लो, आपको जरूरत हो पड़ा तब आप कीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। कोई एक एंड में तो रहेगा, एकदम आइसोलेटेड है तो कोई कुछ नहीं जरूरत। हाँ, कोई एक एंड में, पूरे लिंक में कहीं से भी एसटीएम से, रेलटेल का एसटीएम से हमको एक E1 घुस रहा है या प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, प्रोटेक्शन पाथ से हमको ये मिल जाता है, सिग्नल क्लॉक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो या एरर का बारे में समझ में आया, ए बाइट, हाँ ओके, टी ब्रेक करेंगे, ठीक है, एक बार जस्ट। ए बाइट इज द अलार्म बाइट, ए बाइट कैरी करता है अलार्म को, ए बाइट को एनालिटिक्स करता बी बाइट, बी बाइट का चीज को दिखाने के लिए हमको इक्विपमेंट में दिखता कैसे है, जी बाइट से। जी बाइट क्या करता, स्टेटस बाइट है ये, जी बाइट इसका स्टेटस, माने अलार्म है या अलार्म नहीं। अलार्म में क्या दिक्कत है, अलार्म में तो टू स्टेट कंडीशन, आइदर देयर इज अलार्म और देयर इज नो अलार्म। ओके, तो ठीक है, आप लोग जब इसमें आइएगा ना तो मैं प्रैक्टिकल में हम आपको बताएंगे ये क्लॉक का बारे में ज्यादा। हाँ, उतना यहाँ पे क्लॉक के बारे में, क्योंकि दिस इज नॉट ए SDH कोर्स, आप लोग का SDH कोर्स में आना है, तो हम थोड़ा डाल यहाँ पे ना, इतना टाइम में हम उतना इससे ज्यादा डिस्कशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्टेट है, तो ये अलार्म प्रोपगेशन याद रखिए, ये अलार्म प्रोपगेशन है। यदि कोई NMS में अलार्म नहीं दिखता है तो आपको बी बाइट देखना है और जी बाइट देखना है। कैसा देखना है, जब आप NMS में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी और जरूरत नहीं है, एक्टिविटी सब बाकी बोइट का जरूरत है, ये तीन भी जान। अभी आपको खाली इसको देख लीजिए, इसको देख के हम आपको चाय ब्रेक देते हैं। STM1 इज लाइक दिस, उस दिन पूछ रहा था कैसा होता है। STM1 इसमें ना 4 STM1 ऐसा जुड़ जाता है, ऐसा लंबा में जुड़ते रहे, ऐसा यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, रो 9 ही रहेगा, ये ऐसे लंबाई में जुड़ेगा। STM4 will like this, STM16। So let's go for tea break and then I will come. Okay, कॉलम 4th रो, माने पॉइंटर रो से पढ़ना शुरू होता है करके, ये ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, जाते 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 लास्ट में फिर 782 में जाके खत्म होता है। इट इज द रीडिंग ऑफ द बाइट्स इज लाइक दिस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, सबको समझ में आया? आर यू फॉलोइंग मी? सर और एक बार रिपीट कीजिए सर।
हाँ और एक बार रिपीट करेंगे घोषदा पूरा खड़ा देखो हो। ये अरे आप लोग म्यूट होइए म्यूट म्यूट प्लीज म्यूट आप कमेंट कीजिए लिखिए टेक्स्ट कीजिए आपको बोलना जरूरत नहीं है ये जो बाइट जो है ये हम लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माने यहाँ से पढ़ाई शुरू होता है रीडिंग हाउ द रीडिंग ऑफ बाइट्स इज देयर हाउ द रिसीवर विल रीड दिस फ्रेम इजंट राइट यहाँ से नहीं होता ये शुरू होता है यहाँ से शुरू होने के बाद पॉइंटर पहले पढ़ता है फर्स्ट रीड द पॉइंटर पॉइंटर क्या है हम लोग का रेलवे का फाइल आप देखा है रेलवे का फाइल में एक टैग लगा रहता है ऊपर तो ऑफिसर क्या करेगा वो टैग देख के डायरेक्टली पलटेगा और उसी में रिमार्क करेगा तो टैग इज द पॉइंटर फॉर द फाइल तो यहाँ पे पॉइंटर इज द टैग फॉर इट ओके पॉइंटर इज द टैग फॉर इट ओके सो दिस इज अ टैग या पोस्ट तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं फाइल में क्या लगाते हैं कि डिफरेंट कलर का हम लोग उसमें स्ट्रिप लगाते हैं तो ताकि आप कोई भी ऑफिसर आएगा उसको जल्दी उसको पेज मिल जाएगा और वो पेज में जाके वो कमेंट करेगा तो लाइक दैट द पॉइंट फर्स्ट आई विल रीड द पॉइंटर हमको कहाँ से पढ़ना है पॉइंटर से पढ़ना है मैंने यहाँ से स्टार्ट करेंगे करके देखेंगे पॉइंटर में मेरा बाइट कहाँ है मेरा बाइट का इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा रहता है तो जब ये क्या है एक्चुअली व्हाट इज देयर ऑल द पीडीएच आर रिसाइडिंग इनसाइड द कंटेनर ऑल द इथरनेट आर रिसाइडिंग इन द कंटेनर तो पीडीएच भी इसमें है 2 MB भी इसमें है 34 MB में इसमें है 140 भी है या तो इथरनेट है तो ये कहाँ से भर्ती हो रहा है क्योंकि लिए फ्रेम तो किसी के लिए रुकेगा नहीं हाँ तो फ्रेम चलते रहेगा फाइल फ्रेम गोज इनपुट आए या इनपुट देर से आए इनपुट राइट टाइम आए इनपुट ना आए मगर फ्रेम तो चलते रहेगा इज इट क्लियर टू यू बिकॉज इज अ टीडीएम प्रोसेस फ्रेम रुकेगा नहीं नो फ्रेम स्टॉपेज इज देयर सो अब इनपुट जब आया तब फ्रेम का थोड़ा बहुत चले गया ऑलरेडी इट इज वेंट तो इनपुट मान लीजिए जब आया तो इनपुट का जो लोकेशन है तो वो आके 520 से भरना शुरू हुआ माने यहाँ से भरना शुरू हुआ एक एग्जांपल हाँ यहाँ से भरना शुरू हुआ बढ़ते ये लास्ट 782 तक भर गया तो ये फ्रेम कंप्लीट हो गया ये फ्रेम चलेगा रिसीवर का क्या है रिसीवर देखेगा ये जो 520 में लिखा है मेरा यहाँ से इंफॉर्मेशन है यहाँ से इंफॉर्मेशन है यहाँ से इंफॉर्मेशन है ये 520 का जो एड्रेस है ये एड्रेस 520 एड्रेस इट विल बी रिटेन इन यहाँ पे लिखा रहेगा पॉइंटर में इस बाइट में लिखा रहेगा उतना ज्यादा हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे इसमें बहुत कुछ है इसमें एनडीएफ है ये है वो बहुत सारा चीज है ये 2-3 दिन लगता है इसको समझ में खाली इतना समझिए अब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि जहां से मेरा इंफॉर्मेशन चाहे वो पीडीएच हो चाहे वो इंटरनेट हो कोई भी हो जहां से भर्ती हो रहा है उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू का इंफॉर्मेशन पॉइंटर में स्टोर होगा तो हम जब रिसीवर इसको पढ़ेगा कैसा पढ़ेगा पॉइंटर से पढ़ेगा तो देखा यहाँ 520 लिखा है तो ये 519 तक जो बाइट है उसको पढ़ेगा नहीं ही विल स्किप so 0 to 519 he will skip and he will start reading from 520 so this is one process of synchronization and इसमें इसीलिए आपको यदि किसी ने बोला पीडीएच में तो ऑफसेट है एसडीएच में ऑफसेट क्यों नहीं है क्योंकि एसडीएच में ऑफसेट सॉफ्टवेयर से मैनिपुलेट करते हैं भाया पॉइंटर तो पॉइंटर क्या करेगा 0 to 519 स्किप कर ले उसमें तो इंफॉर्मेशन नहीं है 520 से शुरू हो रही है तो 520 से डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट कर इसीलिए इसमें कोई ऑफसेट नहीं होता तो ये बड़ा क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंटर पॉइंटर को समझने के लिए देखिए एक ही स्लाइड में 5 मिनट में आप समझ इसका बाद ये कैसा होता है ये बाइनरी में कन्वर्शन होता है कैसा करके एक फ्लैग उठता है वो वेरी बिग थिंग इट इज वन बिग सब्जेक्ट उतना आप लोग को जरूरत नहीं है अपना मैन्युफैक्चरर्स को जरूरत होता है बाकी हम लोग को जरूरत तो इसका तो थोड़ा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख के दे दिया है ताकि आपको फ्यूचर में क्लियर हो नेक्स्ट पॉजिटिव जस्टिफिकेशन एंड नेगेटिव जस्टिफिकेशन
What is positive justification? When the rate of incoming VC is slower. इसको याद रखिए. What is happening? एक मिनट, चैट में क्या लिखा? Sir, is it possible? Is it, sir? It is possible. Marks, right? Remotely. कौन मार्क्स सर? ये जब इक्विपमेंट पढ़ाएगा ना उस टाइम में पूछना यार, यहाँ से मैं ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में प्रिंसिपल तक ही रहने दो. हाँ, हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, आने से टाइम वेस्ट होगा और मैं छूट जाऊंगा. समझे राजेश? हाँ, थोड़ा बाद में पूछ लेना, नहीं तो हमको अलग से पूछना, क्योंकि लिए ना मेरा पॉइंटर मिस हो जाएगा. हाँ ठीक है जाकी, थैंक यू. अटेंडेंस आप लोग का हो गया अभी. थैंक यू. अभी देखिए, हाँ तो ये जस्टिफिकेशन थोड़ा बाद में दिखेंगे ना, वैसा कुछ नहीं कि नहीं करेंगे, बट ये क्लास ना दूसरा क्लास है, इसका बाद ना मेरा क्लास खत्म हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा. तो एक्चुअली 20 घंटा का पढ़ाई 4 घंटा में है, ऊपर से मेरा थोड़ा गला प्रॉब्लम है. आज थोड़ा सा हैंडीकैप्ट हो गया मैं. तो व्हेन द रेट ऑफ इनकमिंग VC जो है ये स्लो है, दैट मीन्स योर STM. तो अपना टाइम STM कभी फास्ट स्लो नहीं होता है. फास्ट स्लो कौन होगा? जो इनकमिंग सिग्नल होगा वो होगा. STM फास्ट नहीं होता है. तो इनकमिंग सिग्नल यदि स्लो है तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे, याद रखिए. स्लो होने से पॉजिटिव. हाँ, अभी एक कल आपको याद है कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अभी क्या हो गया? इट इज रीनेम्ड. यू नो, yesterday कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट. हाँ, तो अभी इसको खाली याद रखिए, श्यामा प्रसाद को याद रखिए. स्लो होने से पॉजिटिव जस्टिफिकेशन होता है, स्लो होने से पॉजिटिव, बाकी उल्टा होने से उल्टा. यदि इनकमिंग फास्ट है तो नेगेटिव जस्टिफिकेशन होगा. तो याद रखने के लिए हमने इसको बोला आपको कि SP याद रखिए. हाँ, स्लो इनकमिंग, यदि इनकमिंग से आउटगोइंग STM कभी भी स्लो फास्ट नहीं होता है, STM टाइमली चला जाता है. तो उसका रेस्पेक्ट में जो इनकमिंग है वो यदि स्लो है तब जाके क्या होगा? यदि स्लो आ रहा तो हमको तो उसका जगह में कुछ भूसा डालना पड़ेगा. तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टफिंग करते हैं. पॉजिटिव जस्टिफिकेशन में क्या होता है? बिट स्टफिंग. याद रखिए, ये 3 वर्ड याद रख लो पूरा. इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, यही क्वेश्चन है. तो पॉजिटिव जस्टिफिकेशन क्या है? जब इनकमिंग ट्रिब्यूटरी इज स्लो. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट, इनकमिंग ट्रिब्यूटरी स्लो हो गया तो वहां पे वो जगह तो खाली हो जाएगा, उसमें तो भरना के लिए कुछ जरूरत है. तो कितना भरेगा? तो उसमें क्या भरेंगे हम? तो उसमें भरना है हमको बिट से. उस बिट को हम स्टफिंग बाइट कहते हैं. तो तब पॉइंटर में क्या होता है? स्टफिंग बाइट हम लोग उसमें डाल देते हैं. अब उल्टा केस थे, उल्टा आने वाली फास्ट है तब क्या होगा? इनकमिंग ट्रिब्यूटरी इज फास्ट. हाँ, पहला वाला केस देखो यहाँ पे, दिस इज इनकमिंग ट्रिब्यूटरी स्लो. ठीक है, गैप है. इनकम यहाँ पे देखो, यहाँ गैप ज्यादा है, इनकमिंग ट्रिब्यूटरी जल्दी आ गया है. हाँ, ये फास्ट है. तब क्या होगा? यदि फास्ट आता है, इनकमिंग ट्रिब्यूटरी इज फास्ट, तब क्या होगा? नेगेटिव जस्टिफिकेशन होगा. नेगेटिव जस्टिफिकेशन होने से क्या होगा? पॉइंटर में इंफॉर्मेशन बाइट रहेगा, क्योंकि जल्दी पहुंच गया है ना. तो इसको हम एक एग्जांपल देते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा. हम लोग का जैसे शादी ब्याह होता है तो गांव में क्या होता है ना कि 15-20 दिन पहले आदमी आ जाता है. अब 15-20 दिन पहले आदमी आने से हम तो थोड़ी, आज मान लीजिए हमारा 20 तारीख को जून को शादी है, तो आज का दिन में आधा आदमी आ जाता है सब रिलेशन में. तो अब हमको तो उसको कहीं रखना पड़ेगा ना, पहले आ गया है वो. तो हमको क्या करना पड़ेगा? किसी का घर, गांव देहात में थोड़ी कोई होटल वोटल होता है, तो किसी का घर में, किसी का छत पे, किसी का बरामदा में, किसी का ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं. तो इसी को हम लोग पॉइंटर लोकेशन में हम उसी बीट को एडजस्ट कर ले. क्यों? वो जल्दी आ गया बोल के. मान लीजिए हमारा शादी का बाद आता है, बाद आने से क्या करेंगे? अरे वो आया नहीं, उसके लिए जो हमको गिफ्ट देना है उसको हम उसके नाम से रख देते हैं. तो वो बिट स्टफिंग होता है. तो स्टफ करके रख दिया हमने,
क्या उसका लिए जो गिफ्ट देना है, कुछ देना है। हाँ, तो इसके लिए शादी ब्याह प्रथा में तो देना लेने का ही प्रोसेस चलते रहता है। तो ये तो याद रखिए, यदि वो लेट करके आता है तो उसके लिए सामान हम रख दिए, दैट इज स्टफिंग गिफ्ट। यदि पहले आ जाता है तो हमको उसको इन्फॉर्मेशन तो छोड़ थोड़ी सकेंगे, उसको तो बोलेगा कि अरे भाई 20 तारीख को शादी है, 20 को आओ, हाँ तुम 10 तारीख को मत आओ, ऐसा तो बोल नहीं सकते। आ गया है तो क्या कीजिए, उसको रख देते। तो ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को हम लोग कैसा मैनेज करते हैं, देखिए इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए 3 बाइट रखा गया पॉइंटर में, ये लोकेशन का साथ 3 बाइट। हाँ एलोकेशन, यस पॉइंटर। ये बाइट को 3 बाइट का अंदर में, माने ये एक बाइट 64 kbps है, तो कितना स्लो हो सकता है, 64 + 64 + 60, इतना तक उसको हम स्लो को ले लेंगे। यदि उससे ज्यादा है तो भाई हम तुम नेक्स्ट लोकेशन में आ जाओ, नेक्स्ट लोकेशन में आ जाओ। तो अभी भी नहीं आया तो नेक्स्ट लोकेशन में आ जाओ, क्योंकि फ्रेम में तो 782 लोकेशन है, जहां से शुरू होगा वहां से आ जाए। तो मान लीजिए कोई भी बिट आया वो इस लोकेशन में आया, तो इस लोकेशन का एड्रेस हम यहाँ लिखेंगे। ये है पॉइंटर। और कितना देर तक वेट करते हैं, 3 बाइट का स्पीड है, 3 बाइट माने 64 × 3 बाइट, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। ये है पॉजिटिव जस्टिफिकेशन, ये है नेगेटिव जस्टिफिकेशन। तो इसमें हम लोग का इंफॉर्मेशन रहता है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है तो प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या है, वाई प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज टू अचीव पूरा प्रोटेक्शन आप जानते हैं, इसको लेकर हम टाइम पास नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन तभी एनेबल होगा जब ये 3 चीज होगा। एक क्वेश्चन है, व्हेन प्रोटेक्शन विल बी एनेबल। प्रोटेक्शन एनेबल होने के लिए 3 चीज का कंडीशन जरूरत है। कि फर्स्ट सिग्नल डिग्रेड होना चाहिए, यदि सिग्नल में BER बढ़ता है तब वो प्रोटेक्शन लूप में जाएगा। सिग्नल फेल होना चाहिए, यदि सिग्नल फेल होता है तब भी प्रोटेक्शन लूप में जाएगा। और फाइबर कट होना चाहिए, इसमें भी आपका प्रोटेक्शन में जाएगा। इसमें भी 2 कंडीशन है, सिंगल फाइबर कट, बोथ द फाइबर कट। तो पहले जमाने में ना सिंगल फाइबर कट को हम लोग हिसाब में नहीं लेते थे, इसीलिए दिक्कत क्या होता था, एक फाइबर कट जाने से प्रोटेक्शन में नहीं जाता था। मगर अभी जितना इक्विपमेंट आया है वो सिंगल फाइबर कट को भी प्रोटेक्शन इसमें लेता है। तो ये याद रखिए, प्रोटेक्शन तभी कामगार होगा जब सिग्नल डिग्रेड हुआ, सिग्नल फेल हुआ या फाइबर कट, बस ये 3 केस होने से ही प्रोटेक्शन होगा, अदरवाइज प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो कोई भी इक्विपमेंट, एनी इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट के लिए यही काम है, यहाँ ये प्रिंसिपल है बेटा। अभी इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट थोड़ा बहुत फर्क है, मॉडल टू मॉडल थोड़ा फर्क रहता है, बट प्रिंसिपली सभी एक ही है। हम प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, इक्विपमेंट कोई और पढ़ाएगा, उनसे पूछ लेना। इक्विपमेंट हम पढ़ाने से ना इसका बारे में हम क्लियर कर देते हैं, टाइम तो उतना है नहीं मेरे पास। अब एसडीएच में ना ये सारा टोपोलॉजी चलता है, पॉइंट टू पॉइंट चलता है, लीनियर चलता है, मैश चलता है, रिंग चलता है, मल्टी रिंग चलता है, रिंग ओवर, मल्टी रिंग माने रिंग ओवर रिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोटेक्शन कहाँ से शुरू होता है, मिनिमम हाँ 1400 मॉडल से, 1400 मॉडल नंबर 1400 तेजस से। 1200 में ना 2 मॉडल है, 1200 में बी मॉडल से शुरू होता है, बी 1200 में बी मॉडल, मैं तेजस का बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये सारे चीज में नेटवर्क का टोपोलॉजी है, इसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन स्कीम है। हाँ हाँ, 5th कॉम में सभी में है, 5th कॉम में पहला वाला छोड़ के बाकी जो नया वाला है 6325 उसमें है, 6325 6335 जान लो, 6325 3540 ये सारे में है। हाँ, तो रिंग नेटवर्क फिटवर्क तो आप जानते हो, ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं। लीनियर, आप प्रोटेक्शन में देखो, लीनियर में 1+1 प्रोटेक्शन है, ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ, एक 1:1 प्रोटेक्शन है, 1:n प्रोटेक्शन है, ये सब तुम जानते हो, आई थिंक एवरीबॉडी नो,
उसको पढ़ाने की जरूरत है, बोलने का जरूरत है कि नहीं, बोलो। काइंडली बोल दीजिए। लीनियर यूज नहीं करते ना हम लोग, इसीलिए हम डायरेक्टली रिंग में जाते हैं। इसको जरूरत है क्या, बोलो हाँ या ना। बोल दीजिए थोड़ा, हाँ बोल दीजिए। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है, देखो मान लो प्रोटेक्शन के लिए दो पाथ है, ठीक है। अब मेरा 1+1 कैसा होता है, देखो मेरा इसमें डाटा जा रहा है साइमल्टेनियसली, हाँ साइमल्टेनियसली इसमें भी जा रहा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ड्रॉ करने का जरूरत, जल्दी जल्दी बता। 1+, अरे ये म्यूट करो, म्यूट। अब 1+1 में क्या है ना बेटा, कि ये देखो वर्क पाथ जो है, ये वर्क पाथ है, दो है, एक वर्क पाथ एक प्रोटेक्शन। ट्रांसमीटर जो है ये वर्क पाथ में भी जुड़ा रहेगा, समझा, और प्रोटेक्शन पाथ में भी जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ब्रिजिंग होता है, दोनों साइड में हम ब्रिज करते हैं, तो ये वर्क पाथ में भी काम करता है, प्रोटेक्शन पाथ में भी काम करता है हमेशा, समझे। तो इसमें क्या फायदा है, 1+1 जो है, लास्ट लाइन देखिए, 1+1 प्रोटेक्शन इज फास्ट बट रिक्वायर वेरी हाई बैंडविड्थ रिडंडेंसी, ये एक मुश्किल है, दोनों पाथ साथ में चलता है। ये हालांकि हम लोग टेलीकॉम में अभी ये सब यूज नहीं कर रहे हैं, टेलीकॉम नहीं, रेलवे में यूज नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या है, वर्क पाथ कैरिंग द ट्रैफिक अंडर नॉर्मल कंडीशन में वर्क पाथ ट्रैफिक कैरी करेगा। 1+1 protection is based on the principle of bridging at the sending side and selection at the receiving side. Bridging जाने का टाइम ये दोनों पाथ में जाएगा, ब्रिज होगा। ब्रिज माने क्या, ये मेरा वर्क पाथ में भी डाटा जाएगा, प्रोटेक्शन पाथ में भी डाटा जाएगा। मगर जब रिसीवर है, ये रिसीव सेक्शन में जब आएगा, यहाँ पे स्विच चलता है, यहाँ पे एक स्विचिंग है, ये स्विच काम करेगा और ये प्रोटेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। मगर ये है, तो प्रोटेक्शन पाथ इज द अल्टरनेट पाथ टू कैरी द ट्रैफिक इन केस ऑफ फेलियर, ये वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है। नॉर्मली दो भेजने का टाइम में दोनों में ही भेजते हैं, तो आपको दोनों में ही डाटा मिलेगा। खाली जो रिसीवर होगा उसको सिलेक्ट करना है, जैसे ही वो नॉर्मल पाथ में, जब कट पाथ में सिग्नल डिग्रेड हुआ या सिग्नल फेल हो गया है, ऐसा कुछ अलार्म आता है, तुरंत वो प्रोटेक्शन पाथ में स्विच करेगा। ये स्विचिंग करने वाला जो इंजीनियरिंग है उसको 1+1 बोलते हैं, याद रखो। स्विचिंग होने से 1+1 और 1:1 है, जहां वहां पे क्या है, इन 1:1 ट्रैफिक प्रोटेक्शन वर्क पाथ, कैरिड ऑन वर्क पाथ इज इफ देयर इज ए फेलियर इन द वर्क पाथ, एपीएस प्रोटोकॉल, याद रखो 1:1 में एक प्रोटोकॉल चलता है, इसको एपीएस बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये इक्विपमेंट फीचर है, ये एसडीएच फीचर को काम नहीं लगाता है। 1+1 में इक्विपमेंट फीचर काम करता है और 1:1 में एसडीएच का फीचर काम करता है, एपीएस का, ठीक है। तो इन द इवेंट ऑफ फाइबर कट द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन बोथ स्विच करेगा, माने सोर्स में भी स्विचिंग होगा और डेस्टिनेशन में भी स्विचिंग होगा। मगर यहाँ पे क्या था, सोर्स में ब्रिजिंग हो रहा था, स्विचिंग हो रहा था रिसीवर में, बुझे। तो सोर्स में ब्रिज और रिसीवर में स्विच, और यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ स्विचिंग होता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है कि हम एसडीएच प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। तो 1:1 प्रोटोकॉल इज नॉट एज क्विक एज 1+1। 1+1 ना बहुत फास्ट होता है, क्योंकि एक साइड में तो ब्रिज है, खाली एक साइड में खाली डिसीजन लेना है, हम स्विच करना है, और ऑलरेडी डाटा प्रेजेंट है यहाँ पे, डाटा को पहुंचने का भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, अब यहाँ पहुंचा हुआ ही है, तो खाली स्विच करना है, इसलिए फास्ट है। तो 1+1 इज फास्टर एंड 1:1 इज स्लोअर। हाँ, तो अभी आपका मर्जी जो आप लेंगे, ठीक है। मगर 1:2 प्रोटेक्शन इज नॉट क्विक, तो यही है। अब 1:n क्या है, सेम थिंग है। 1:n में क्या, एक मान लीजिए
एक लाइन, इसमें कब क्या होता है कि हम प्रायोरिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। माने मेरे पास बहुत सारा प्रोटेक्शन, तो अभी एक समय कट हो गया तो एक प्रोटेक्शन में गया, वो प्रोटेक्शन फेल है तो दूसरा में गया, दूसरा प्रोटेक्शन फेल है तीसरा में गया, ऐसा है। मगर इसमें फायदा क्या है, इसको लेने का इतना फायदा क्या है, ये तो बेकार चीज है, इतना प्रोटेक्शन कोई दे नहीं सकता है। इसमें क्या बोल रहा है सर्किट थ्योरी, क्या बोल रहा है इनका टेक्निकल देखिए क्या बोल रहा है कि आप वर्किंग लाइन में सर्किट चलाइए, और जो वर्किंग नंबर 2 ये भी आप मेरा स्पेयर लाइन है सोच लो। हाँ, तो ये भी हमारा पास प्रोटेक्शन लाइन है, इसमें हम लो ट्रैफिक चलाते हैं। फिर और एक लाइन में उससे ज्यादा लो प्रायोरिटी वाला ट्रैफिक चलाते हैं, और एक लाइन खाली रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी लाइन टूटा, मान लो ये वर्किंग लाइन टूट गया तो ये खाली लाइन में आके चले जाएगा, इसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर ये प्रोटेक्शन लाइन भी टूट गया तो ये क्या करेगा, लो प्रायोरिटी जो है उसको काट देगा और उसी में सर्किट एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो लो प्रायोरिटी सर्किट विल गेट डिस्कनेक्टेड एंड माय हाई प्रायोरिटी सर्किट विल गेट कनेक्टेड। तो इसमें हम लोग क्या 1:n में खाली नहीं रखते हैं, सारे फाइबर में सर्किट चलते रहेगा, मगर प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि प्रायोरिटी जिसका हाई है वो फाइबर कटने पर दूसरा सर्किट में जंप करने का काबिलियत रखता है, ताकि लो प्रायोरिटी वाला ट्रैफिक जो है वो थक से कट जाए और मेरा हाई प्रायोरिटी लेवल उसमें एस्टेब्लिश हो। ये है लीनियर प्रोटेक्शन, मगर ये तीनों प्रोटेक्शन हम लोग यूज नहीं करते। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ ना, कुछ बोलो यार। क्लियर। नेक्स्ट, राइट उर्मिशा, राइट। नेक्स्ट प्रोटेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिंग प्रोटेक्शन। ये रिंग प्रोटेक्शन में 3 चीज आता है, एसएनसीपी, एमएसएस और एमएसपी। एमएसपी भी ना लीनियर प्रोटेक्शन में आता है, तो एमएसपी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एमएसपी हम लोग कोई यूज नहीं करते, खाली हम लोग एसएनसीपी यूज करते हैं, एमएसएसपी यूज करते हैं। क्या है, ये भी ऐसे ही सेम चीज, मगर ये रिंग में होता है, जैसा कि एसएनसीपी इज आल्सो 1+1 प्रोटेक्शन। कोई नया इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, सेम है। जैसा हम 1+1 लीनियर में अप्लाई किया था, यदि 1+1 को हम रिंग में अप्लाई करेंगे तो उसे हम एसएनसीपी, बस याद रखें, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो? एक सेकंड, क्या है सर, 2 fiber protection can be done more than one way? No, if you हाँ यू कैन डू द आई एम टेलिंग यू। देखो कैसा कर सकते हैं, मोर देन वन वे हम कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, एक नंबर सर्किट लेवल प्रोटेक्शन, याद रखो इसको, हम जो अभी लिख रहे हैं उसको याद रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किट लेवल प्रोटेक्शन। दूसरा प्रोटेक्शन है पोर्ट लेवल प्रोटेक्शन। पोर्ट लेवल एक लेवल में, जैसा एक टीसीएम का एक लेवल होता है, सुपरवाइजर का एक लेवल होता है और ऑफिसर का लेवल होता है। तीनों लेवल में 3 डिफरेंट प्रोटेक्शन होता है। मान लीजिए टीसीएम नहीं आया आज, दूसरा टीसीएम आके काम करेगा। आज एक इंस्पेक्टर नहीं आया, उसका बदले दूसरा इंस्पेक्टर आके काम करेगा, काम तो रुकेगा नहीं। आज एक ऑफिसर नहीं आया, ऑफिसर का बदले दूसरा ऑफिसर काम करेगा, ऐसा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, तुम कर सकते हो 2 लेवल दे सकते हो, 3 लेवल भी दे सकते हो। कैसा दे सकते हो, देखो सर्किट लेवल प्रोटेक्शन, पोर्ट लेवल प्रोटेक्शन एंड पाथ लेवल प्रोटेक्शन, हाँ, और रिंग लेवल प्रोटेक्शन, इसको हम लोग रिंग बोलते हैं, रिंग लेवल प्रोटेक्शन। तो याद रखो सर्किट लेवल प्रोटेक्शन क्या होता है, एसएनसी सब नेटवर्क कनेक्शन प्रोटेक्शन, जो है 1+1 जैसे है इन रिंग। ओके, सेम ब्रिजिंग एट द सोर्स, स्विचिंग एट द रिसीवर, ब्रिजिंग एट द सोर्स, सिलेक्शन और स्विचिंग एट द, ये एसएनसी सेम 1+1 नहीं है, ये सर्किट लेवल। समझ में आया कि नहीं? पोर्ट लेवल क्या है, एक पोर्ट खराब हो गया दूसरा पोर्ट हो जाएगा, जब उसको हम लोग एमएसपी बोलते हैं। यही है एमएसपी, जो ऊपर में वाला में 1+1 एमएसपी, यही है। ये पोर्ट लेवल प्रोटेक्शन, इसको भी दे सकते हो, देते नहीं है मगर दे सकते हैं। तीसरा है रिंग लेवल प्रोटेक्शन, जिसको कहते हैं एमएसएस,
इसको लाइफ भर याद और तुमको याद रखने का कुछ नहीं। तो 3 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है एससीएच में। एक है सर्किट लेवल जहाँ पे E1 प्रोटेक्शन करती है। सर्किट लेवल माने क्या है? सर्किट माने क्या? E1 सर्किट माने एनीथिंग दैट इज इनपुट टू द एसडीए इज कॉल्ड सर्किट। E1 है, E3 है, फिर इथरनेट है, सब है इथरनेट। ये फोर सब क्या कुछ है। हाँ, विद इन ब्रैकेट फाइबर दो फाइबर में प्रोटेक्शन होता है। ये 4 फाइबर हो जाएगा, दो फाइबर का दो पोर्ट रहेगा। जैसा आपका 5COM6325 में है 6325 में 4F प्रोटेक्शन है, ठीक है। 4 फाइबर, 2 फाइबर, 4 फाइबर। F माने फाइबर, F का मतलब यहाँ पे है फाइबर, ठीक है। एनीथिंग मोर रिक्वायरमेंट? एसटीएम लेवल प्रोटेक्शन क्या है? एसटीएम लेवल क्या बोल रहे? एसटीएम का ही तो लेवल है और क्या है? हाँ, क्या चेकिंग कर रहा? एक सेकेंड, क्या बोला? एसटीएम लेवल प्रोटेक्शन। हाँ, एसटीएम के प्रोटेक्शन, सब एसटीएम प्रोटेक्शन, ये तीनों लेवल में ही प्रोटेक्शन होता है। तो एसटीएम में तो खाली एसटीएम नहीं होता ना, खाली एसटीएम प्रोटेक्शन बोलेंगे तो वो होता है पोर्ट लेवल प्रोटेक्शन और रिंग लेवल प्रोटेक्शन। ये दोनों सिर्फ एसटीएमओ का करता है। और बाकी ड्रॉप सर्किट का प्रोटेक्शन करना है E1 नेट का, तो उसको एसएनसीपी प्रोटेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड सर्किट लेवल। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यही मेन चीज है बेटा, और कुछ जरूरत नहीं है सीखने का, बस प्रोटेक्शन खत्म। यही 3 लेवल में प्रोटेक्शन। बाकी यहाँ पे यस, थैंक यू, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी दैट यू आर गेटिंग द सब्जेक्ट। और एक बात है, तुम लोग का इनिशियल में पढ़ाया था मैं, मगर उस टाइम में उतना क्लियरिटी नहीं होती है। जब रिफ्रेशर आते हो ना तो और एक बार पढ़ाई में पूरा क्लैरिटी आया है। बाकी तो सीनियर पर्सन लोग है, हाँ, मतलब उनके लिए तो इतना जरूरत नहीं है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में इसका पूरा डिस्कशन, हमने जो बात किया पूरा, एसएनसीपी क्या है, सब कुछ है, WTR टाइमिंग क्या है, कैसा करके सर्किट घूमता है, हाँ, VC12 कैसा करके प्रोटेक्शन देते हैं। वेरी गुड मोहनलाल चौधरी जी, थैंक यू। हाँ, तो ये याद रखना, क्या क्या मॉनिटरिंग होता है। हाँ, एसएनसीपी काम करता है, क्योंकि एसएनसीपी हम रेलवे में पीसीआई का जॉब है। तो पीसीआई हम एक बात बोलते हैं सभी को, पीसीआई की जिंदगी ना केबल और मक्स की जिंदगी, बेसिकली पूरे लाइफ हम लोग को मक्स या तो केबल में काम करना है, और मक्स माने हमको एसएनसीपी, याद रखो। इसमें बाकी हमसे उतना मतलब है। एसएनसीपी इज द मेन थिंग। तो एसएनसीपी में क्या है, क्या क्या मॉनिटरिंग करता है, कैसा कैसा होता है? देखो, एसएनसीपी इनहेरेंटली, एसएनसीपी देखो, एक है एसएनसीपी आई इनहेरेंट, और एसएनसीपी एन दो है, नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग। नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग और इंट्रिंसिक मॉनिटरिंग क्या फर्क क्या है? इंट्रिंसिक मॉनिटरिंग माने क्या? थैंक यू। अरे तुम तो है ही है, हाँ, तुम तो खुद ही मास्टर है। हाँ, अरे इंट्रूसिव फेलियर कब होता है? जब कुछ इंटरफेरेंस होता है, जैसा कि लॉस ऑफ सिग्नल हो गया, माने कोई जगह बैटरी बंद हो गया या केबल कट गया, लॉस ऑफ फ्रेम हो गया, यानी मक्स खराब हो गया। पीडी मक्स खराब होने से लॉस ऑफ फ्रेम आता है, याद रखो। सिंगल फाइबर होने से लॉस ऑफ फ्रेम आएगा। 4 वायर जो 2 MB है ना, एक वायर काट लो, एक वायर 2 MB में 4 2 ट्रांस 2 रिसीव होता है, एक काट लो किसी में, ट्रांस या रिसीव का एक काट लो तो LOF होता है, जान लो। ये सिंगल वाला है, सिंगल लिंब कट होने से ऐसा होता है, याद रखो। प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल चीज, तो हम कोई थ्योरी नहीं बताते। लॉस ऑफ सिग्नल कब होता है? जब पावर लो हो जाता है। पावर रिलेटेड फेलियर जो है बेटा, ये है LOS। लॉस ऑफ फ्रेम रिलेटेड, फ्रेम माने क्या है? ये है तुम्हारा फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड। लॉस ऑफ फॉ गड़बड़ होने से
फॉ कब गड़बड़ होगा, जब फ्रेम तैयार नहीं होगा। फ्रेम तब तैयार नहीं होगा जब इनकमिंग बिट ना आए या फ्रेम बनाने वाला जो कार्ड है वो खराब हो जाए। तो फ्रेमर कार्ड खराब हो जाए या इनकमिंग बिट नहीं आए तो एलओएफ आता है। और पॉइंटर लॉस कब होता है, जब लॉस ऑफ पॉइंटर कब होता है, बेसिकली ये यदि इनकमिंग सिग्नल आ रहा था अभी नहीं है। तो मान लो किसी ने, क्या होता है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम। अभी मैं एक टेक्नीशियन को भेजा, भाई एक स्टेशन में, हाँ तुम्हारा पीडी मास्क थोड़ा गड़बड़ कर रहा, तुम देख के आओ, कुछ सर्किट गड़बड़ कर रहा। तो हम लोग का टेक्नोलॉजी ऐसा है ना, हम भी जाते हैं ना, हम ये सेम गड़बड़ करते हैं। फर्स्ट जाके पीडी मास्क को ऑफ कर दें, फर्स्ट जाके फिर पीडी मास्क को ऑफ कर दें। जैसे पीडी मास्क को ऑफ किया, सर्किट फिर रिज्यूम हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर वो ऑन करेगा तो फिर सर्किट रिज्यूम होगा। अब सर्किट रिज्यूम होने के बाद उसको तुम पूछो टेक्नीशियन या जे को, तो आप पूछिए, हमको भी पूछने से हम ही एक ही जवाब, सर मैं तो टच ही नहीं किया, हाँ हम तो इसको पकड़े ही नहीं। हाँ, तो इसे पकड़ने का काम है, जैसे उन्होंने मार्क्स को ऑफ किया या 2MB खोला या निकाला है, तो आपको ना उस टाइम में एलो किया है। तो एलओपी क्या है, स्टेटस। यदि स्टेटस हाई से लो होता है माने ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन, दोनों एक ही। यदि चेंज ऑफ स्टेटस होता है कोई E1 का, तो उसका E1 का करस्पॉन्डिंगली एलओपी आएगा उस E1 के लिए। ओके, नेक्स्ट, यदि एसटीएम ऑफ करता है तो एसटीएम का रिलेटेड एलओपी आएगा। तो याद रखिए, हायर ऑर्डर पॉइंटर, लोअर ऑर्डर पॉइंटर। लोअर ऑर्डर पॉइंटर हम बोले ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज क्लियर होते रहेगी पॉइंटर के बारे में। लोअर ऑर्डर पॉइंटर कब होगा, जब E1 इथरनेट का जो स्विच से आ रहा, मान लो उसको ऑफ कर, इथरनेट आना बंद कर दिया, मतलब स्टेटस चेंज हो गया, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंगली एलओपी है। तो याद रखिए, कभी भी स्टेट चेंज होता है, या तो पीडी या तो एसटीएम मक्स को एक बार ऑफ ऑन कर दिया, तो ऑफ ऑन, या फाइबर खोल दिया, हाँ तो एलओपी आ जाएगा। माने एक बार था एक बार आएगा। तो फेलियर में क्या याद रखिएगा, एसडीएच में रश ऑफ अलार्म आता है, रश ऑफ अलार्म, माने एक बार एक फेलियर आएगा ना तो एक दो अलार्म नहीं 10-12 अलार्म आ जाता है, सारे अलार्म आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार ऑफ करने से लॉस ऑफ सिग्नल भी होता है, लॉस ऑफ फ्रेम भी होता है और एलओपी भी आता है। मगर आपको ये आपका दिमाग से लेना है कि ये किस टाइप में क्या क्या चीज का कॉम्बिनेशन में आता है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कुकिंग में कॉम्बिनेशन ही सब कुछ है, सभी को जानता है, हाँ ये धनिया भी है, हल्दी भी है, जीरा भी है, मसाला तो मिर्ची है, यही तो जीरा हल या धनिया, क्या MDH बोलता है क्या, मिर्ची धनिया हल्दी, हाँ यही तो बेसिक इंग्रेडिएंट मसाला का है। मगर जब हम बनाएंगे तो एक टेस्ट बनेगा, मम्मी बनाएगी तो दूसरा बनेगा, वाइफ बनाएगी तो तीसरा बनाएगा, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वेरी गुड, उर्मिशा को सबसे पहले समझ में आया। तो ये अलार्म भी ऐसा ही है, ये अलार्म का कॉम्बिनेशन देख के तुमको समझना है कि ये कैसा अलार्म है। तो याद रखिए, कभी भी एसएनसीपी में यदि अलार्म आता है तो घबराना नहीं है, कॉम्बिनेशन स्टडी करना, ये एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है इंजीनियरिंग। और नॉन इंट्रूसिव में क्या है, नॉन इंट्रूसिव में क्या है ना, ये सब आता है जहाँ पे BER रिलेटेड है, सिग्नल डिग्रेडेशन जहाँ होता है, सिग्नल एरिया, सिग्नल का क्वालिटी रिलेटेड यदि कुछ गड़बड़ है, क्वालिटी रिलेटेड का मतलब है अभी फेल्योर नहीं है, फेल्योर चल नहीं रहा मगर कुछ गड़बड़ है, जैसे मेरा तबीयत, हम ड्यूटी भी कर रहे हैं और खांस भी रहे हैं और नाक से झड़ भी रहा है, पूरा हालत खराब है, तो ये है हमारा BER डिलेट। हाँ, बट मेरा ऐसा नहीं है कि हम बिस्तर पे पड़े हुए हैं, LOS LOA PER, तो इसको कहते हैं, तो याद रखो, तो दो तरह का फेलियर होता है। एक फेलियर होता है सिग्नल फेल अलार्म, जहाँ पे सिग्नल फेल हो जाता है, तो सिग्नल फेल अलार्म क्या क्या है बोलो, ये तीनों है सिग्नल फेल, LOS LOF LOP, ठीक है। और ये सिग्नल डिग्रेडेशन अलार्म, SD अलार्म, सिग्नल डिग्रेडेशन, इसे फेल नहीं होगा, सिस्टम चलते रहेगा बट विथ पेड गड़बड़, तो PER अनइक्विप्ड, हाँ डिग्रेडेशन, तो ये SD सिग्नल डिग्रेडेशन, ये सब अलार्म जो है बेसिकली, इसको छोड़ दो, ऑटो इसको मत पढ़ो, इसको माइनस कर दो, इसको तुम कंफ्यूज करें, इसको यहीं पढ़ रहे हैं।
ये साइड में रहने दो हाँ, क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क, वेरी गुड। जहाँ क्वालिटी का सवाल आता है वहां पे आ जाएगा बी आर, यस यस, दैट्स ऑल, दैट इज द थिंग, वेरी गुड। जीटर बी आर एवरीथिंग विल बी सिग्नल डिग्रेडेशन। तो अलार्म का मॉनिटरिंग फॉनिटरिंग हो गया इतना। समझ में आया कि नहीं बेटा? अलार्म विथ मॉनिटरिंग विथ एसएससीपी, मैं दोनों को क्लब कर दिया। हाँ बोलो, एनीबॉडी वांट टू टेल समथिंग? राइट, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल्ड में लिख दिया एक कंपैरिजन, इसको बाद में ना पढ़ लेना, हमको तो उतना टाइम अभी है नहीं। पढ़ लेना एक कंपैरिजन टाइप का। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है एनएमएस। एनएमएस क्या है? एनएमएस ना एसएनएमपी प्रोटोकॉल है। हाँ, एनएमएस हम तो पढ़ाया थोड़ा सा, एनएमएस कैसा काम करता है। तो एनएमएस एम्प्लॉयड एसएनएमपी प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है? ये आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, इसीलिए आपको बोला ना डी बाइट जो है चलता है, ये पूरा इथरनेट में कंट्रोल होता है। तो इथरनेट कंट्रोल बाइट होता है डी बाइट। तो ये एसएनएमपी प्रोटोकॉल जो है ये इथरनेट पे आधारित है। और आप लोग जो रेल नेट फेलनेट में काम करता है, एमएसएसपी का भूल गया। अच्छा, ठीक है। एमएसएसपी कैसा काम करता है देखो, मान लो ये रिंग है, दिस इज रिंग 1, और एक रिंग है, ये STM1 है, ये STM4 है। इसमें MSSP काम करता है, माने ये STM1 और STM4 इज लिंक समवेयर इट विल बी लिंक्ड। तो इसको कहते हैं रिंग ओवर रिंग फेल्योर, ROR, रिंग ओवर रिंग फेल्योर। माने एक रिंग कट हो गया तो हमारा सर हो गया। तो नॉर्मली हम लोग SNCP होने से क्या होगा, जो सर्किट यहाँ से जा रहा था वो अभी इधर से जाना शुरू करेगा, it will travel and it will reach here, ठीक है, प्रॉब्लम खत्म। तो हमको इस MSSP लगाने का जरूरत क्या है? व्हाट इज MSSP? MSSP माने क्या? मल्टीप्लेक्स सेक्शन शेयर्ड प्रोटेक्शन, शेयर्ड प्रोटेक्शन। जस्ट लाइक द एग्जांपल, हम लेना नहीं चाहते तो फिर भी उर्मी से थोड़ा माफ कर देना, माने नो लेडी प्रॉब्लम हियर, बट आई हैव टू टेक सम एग्जांपल। मेरा दिमाग में अभी एक एग्जांपल आया। हाँ कि द्रौपदी का केस जैसा है, माने शी इज बीन प्रोटेक्टेड बाय 5 पांडव। तो एक पांडव जाने से दूसरा पांडव जाने से तीसरा पांडव, ऐसा है। हाँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। सो लाइक दैट, एक कट यदि होता है बेटा, एक कट SNCP ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। द सर्किट विल ओके थकता है, द सर्किट विल, थैंक यू अनुषा, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग एनीबॉडी। हाँ, तो ये एग्जांपल है, तो ये ऐसा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, SNCP अच्छा है। मगर क्या दिक्कत है? थैंक यू। मगर मान लो 2 कट हो जाता है, हाँ 2 कट हो जाता है, तब क्या होगा? तब तो बीच वाला आइलैंड हो गया। तो इसीलिए इस टाइम में ये क्या करेगा, सर्किट को ऐसा रिंग में नहीं डाल के, इट विल ट्रैवल लाइक दिस। हाँ, या आइसोलेशन को अवॉइड करने के लिए ये इट विल ट्रैवल लाइक दिस, इट विल कम लाइक दिस, इट विल एंटर फ्रॉम एनीवेयर, हाँ या सॉरी एंटर फ्रॉम दिस साइड एंड इट विल कंटिन्यू। तो ये क्या करता है, मल्टीपल कट को प्रोटेक्शन करता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ MSSP? रिंग ओवर रिंग प्रोटेक्शन, एक रिंग को दूसरा रिंग प्रोटेक्शन देता है। हाँ, मगर इसमें नियम क्या है, जो प्रोटेक्शन रिंग है ये हायर बैंडविड्थ वाला होना चाहिए। माने 1 should be protected by 4 should be protected by 16, हाँ STM16 16 will be protected by 64, हाँ ऐसा है। हाँ, इसको ऐसा समझो। Is it clear? Your question, have I answered it properly? समझ में आया? हाँ, this is MSSP, multiplex section shared protection, very good, thank you, very good। शेयर्ड प्रोटेक्शन माने एक का भार दूसरा ले रहा है, ठीक है। इसमें ना बहुत सारा चीज है, बहुत इंजीनियरिंग है। एक रिंग ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे तो इसको कहते हैं पोटेंशियल पॉइंट PP। ये PP सॉरी स्ट्रैटेजिक पॉइंट SP, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ये दोनों है। जैसे नागपुर हम लोग का ना स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पॉइंट, तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट में क्या होगा, हम
कोई भी बैंडविड्थ को इधर से इधर से इधर से उधर से घुमा सकते हैं। कि ऐसा रिंग में जो जो जहाँ पे रिंग एक रिंग दूसरा रिंग से जुड़ता है उस पॉइंट में हम लोग MSSP अप्लाई करते हैं। ठीक है, सारा जगह में जरूरत नहीं, जहाँ पे जंक्शन पॉइंट है खाली वहीं पे। ठीक है, हाँ कोवलेंट बॉन्ड राइट राइट राइट, कोवलेंट बॉन्ड, वेरी गुड। तुमने केमिस्ट्री याद दिला दिया, अरे नाइस, गजब, अच्छा लगता है तुम लोग जब रिप्लाई देते हो ना तो हमको जान आ जाता है। ये SNMP प्रोटोकॉल, SNMP व्हाट इज SNMP प्रोटोकॉल? SNMP होता है ना ट्रैप, तुम लोग थोड़ा सॉफ्टवेयर जिसको आइडिया है उसको पता रहेगा। हाँ राइट राइट राइट, इट इज जस्ट लाइक ए ट्रैप। हाँ, ट्रैप का काम करता है। ट्रैप माने क्या, हम SNMP ना पॉकेट बनाते हैं नेटवर्क में, जैसे ही कोई अलार्म आता है ना वो पॉकेट में स्टोर हो जाता है, और उसी पॉकेट से हम एक लाइब्रेरी बनाते हैं, लाइब्रेरी क्रिएशन करते हैं, वो लाइब्रेरी में डेटा को आदान प्रदान करते हैं। तो बेसिकली हम लोग का पास क्या होता है, एक लाइब्रेरी प्रोटोकॉल होता है। लाइब्रेरी प्रोटोकॉल में जितना स्टेशन है सभी स्टेशन का जो IP है सभी को उसमें रखते हैं, और उसमें हम ये प्रोटोकॉल रन करते हैं बेसिकली ना। आप लोग पिंग देखा, पिंग पिंग प्रोटोकॉल, ट्रेस रूट प्रोटोकॉल, उसी तरह ये भी NMS प्रोटोकॉल SNMP प्रोटोकॉल है, उसी का तरह ये काम, हाँ हाँ यस यस, उसी का तरह सेम टाइप ये है। ये ट्रैप जनरेट करता है और एक लाइब्रेरी जनरेट करता है। एक्चुअली GUI बेस्ड भी है, GUI बेस्ड भी अभी मिलता है ये ओपन सोर्स है ना, ये ओपन सोर्स प्रोटोकॉल हम लोग भी बना सकते हैं। SNMP हमको याद है, हम लोग खड़गपुर में ना एक डाटाकॉम को पूरे जितना स्विच है राउटर है सभी को चेक करने के लिए एक PC में हम लोग इसका प्रोग्राम किया था, दैट इज मेड बाय अस ओनली। 3 जन थे हम लोग, 3 जन बनाए थे उसको। तो टोटल ये पूरा जितना वहाँ पे राउटर फाउटर है सभी का, कोई भी राउटर डाउन हुआ, किसी का भी पोर्ट डाउन हुआ हमको NMS में दिखता था। ये भी वैसे ही है। तो बेसिकली इसमें NMS का काम क्या है, NMS का काम है बैकअप्स बोलते हैं, इसको याद रखना। तो FCAPS, याद रखो। फॉल्ट मैनेजमेंट, फॉल्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, देखो फॉल्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, यस, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग, हाँ अकाउंट उसी के लिए करता है। और एनी डिजिटल नेटवर्क, एनी डाटाकॉम नेटवर्क में फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए SNMP प्रोटोकॉल यूज होता है, जैसे पिंग हम लोग यूज करते हैं ना। हाँ, तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये इसको याद रखना, ये है NMS का काम। तो NMS भी 3 लेयर में काम करता है। एक है EMS, NMS बहुत बड़ा चीज होता है। देखो एक एक रिंग जो है ये बेसिकली EMS हैंडल करता है, एक एक नोड को LCT हैंडल करता है। हाँ हाँ, रिमोट मॉनिटरिंग, हाँ रिमोट मॉनिटरिंग करने के लिए इसको SNMP प्रोटोकॉल है। तो ये NMS एंड EMS एंड लोकल कैरेक्टर बेसिकली ऑल आर रिमोट मॉनिटरिंग ओनली। तो सारा EMS को जोड़ने के लिए, NMS इज इन करोड़ होता है, माने इट इज वर्क इन 10 करोड़ बेसिकली तेजस का जो NMS है। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली 10 लाख 8 लाख का में हम लोग EMS खरीदते हैं, तो वेरी कॉस्टली है NMS। तो NMS इंडिया में कोई खरीदा ही नहीं है बेसिकली, एक ही हम सुने थे ओमान या कहाँ पे तेजस लोग बेचा था। हम जब तेजस फैक्ट्री में गए थे बैंगलोर में, तो वो श्रीलंका का ट्रेनिज लोग आया था, उनको लेके हमको बुक किया था, हम गए थे तो हम पूछे थे, तो NMS कोई खरीदता नहीं, इट इज वेरी बिग, वेरी बिग, उसमें आदमी का कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, जैसे हम लोग को EMS में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, NMS में ना कॉन्फ़िगरेशन में ना फर्स्ट स्टेशन एंड लास्ट स्टेशन तुम दबा दो, पूरा स्टेशंस में कॉन्फ़िगर हो जाएगा, पूरा टॉप टू बॉटम सब कॉन्फ़िगर हो जाएगा। वेरी वेरी इजी, वेरी वर्किंग इज वेरी इजी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये 3 लेवल में मैनेजमेंट है। एक इक्विपमेंट को हम लोग मैनेज करते हैं लोकल क्राफ्ट टर्मिनल से, एक पूरे रिंग को मैनेज करते हैं EMS से, और NMS से पूरे EMS को मैनेज करते हैं बेसिकली। इट इज द ग्रैंडफादर टाइप ऑफ थिंग, फादर एंड ग्रैंडफादर एंड चाइल्ड। हाँ,
तो इसमें ONMP होता है, ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ये सब होता है। एक्चुअली आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा चीज़ है, मेरा एक आर्टिकल भी इसके ऊपर। तो देखेंगे, तो ये सारी चीज़ है, इसका हमने छोटा-छोटा करके इसमें डाल दिया, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट है, आप लोग बाद में पढ़ लीजिए। ग्राफ टर्मिनल क्या है, एनएमएस का फंक्शन क्या है, हाँ, ईएमएस का फंक्शन क्या है, हाँ, प्रैक्टिकल में पूरा क्लियर हो जाता है, राइट, राइट। आप यहाँ आने से एक बार क्लियर हो जाएगा। जो काम करता है उसके लिए तो कुछ ही नहीं है। हाँ, ये ईएमएस में होता है, कैसे नोट क्रिएट होता है, हाँ, उसका ब्लॉक डायग्राम भी हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन यदि नहीं होता है, यदि क्लॉक तो क्या होगा, यदि सिंक्रोनाइजेशन हम नहीं करेंगे, मान लीजिए, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, गड़बड़, तो गड़बड़ कुछ नहीं होगा। गड़बड़ होगा क्या, स्लिप होगा। स्लिप होने से क्या होगा, जीटर एंड वाइंडर बढ़ जाएगा सर्किट, और कुछ नहीं। तो हमारा सर्किट में ना ऑलरेडी डिसिंक्रोनाइजर रहता है। मान लीजिए थोड़ा सा सॉरी सॉरी, नॉट डिसिंक्रोनाइजर, सॉरी, हम लोग का सर्किट में डिजिटल सर्किट रहता है। मान लीजिए जितना भी पेटस प्रोडक्ट है, मान लीजिए सिंक्रोनाइजेशन आप नहीं डाला, जैसे आपने पूछा कि सर मेरा रेलवे का सर्किट है, उसमें कहीं से भी रेलटेल का सर्किट नहीं आ रहा है, तो हमको क्या खरीदना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। इफ इट इज, यदि वहाँ पे 20 नोट से ज़्यादा है, तो ये रिकमेंड करता है कंपनी कि आप इसमें करो, नहीं तो आप 40 भी चला सकते हो। इसीलिए इसमें डिजिटल सर्किट है। और सेकंड थिंग, इसका 8G 81111213 आपने देखा ना, 813 इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें जिटर होने ही नहीं देता है। तो बेसिकली कोई ज़रूरत हमको तो ज़्यादा नहीं लगता है। हाँ, और बेसिकली जब से रेलटेल आ गया, हम लोग ये सिंक्रोनाइजेशन पार्ट में हम लोग दिमाग लगाते ही नहीं। तो फिर भी हम बता देते हैं, यदि हमने सिंक्रोनाइज नहीं किया तो क्या हो। तो जीटर बाइंडर होता है, तो जीटर बाइंडर आप लोग तो जानता ही है। हाँ, तो मैं ये आई थिंक पीडीएच में इसको पढ़ा लिया गया। तो इसमें जो क्लॉक का एक्यूरेसी देख लीजिए, इसको परीक्षा में ना बहुत जन पूछता है, किसी जन पूछता है। ये रेफरेंस यदि पीआरसी है तो इतना एक्यूरेसी, 10 to 12 का एक्यूरेसी। हाँ, यदि पीआरसी हम से एसएससी से लेते हैं, तो एसएससी एक्चुअली एक्यूरेसी तो ये तो हमको मिलेगा नहीं, ये सिर्फ एसएससी को मिलता है। एसएससी से जो मिलता है वो इतना होता है, इतना एक्यूरेसी होता है, ठीक है। ये एक्यूरेसी चेक करने का भी रहता है। हाँ, हाँ, और ये एक्यूरेसी, और हम लोग का इक्विपमेंट में जो है ये रहता है 10 to 6। अब जानते हैं बीईआर होता है 10 to 6 में, इसीलिए बीईआर का लेवल यही रखा गया है कि इससे यदि नीचे होता है, ये इक्विपमेंट क्लॉक हमको सपोर्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा 4 गुना रहता है, 1 into 10⁻⁶, ये 4 into 10⁻⁶। और बेसिकली हम लोग फॉलो कितना करते हैं, हम लोग रखता कितना, हम लोग का सिस्टम में कितना रहता है, 10 into 10⁻⁸ रहता है। ये मेरा नॉमिनल वैल्यू रहता है इक्विपमेंट, जब भी हम लोग चेक करते हैं इतना तक तो मिलते ही है। तो इसके भी चेक करने का एक उपाय है, देयर इज वन क्वालिटी चेकर ऑल्सो। हम लोग अभी एएनटी में नहीं कर सकते, एक एक अलग से आता है, उसका नाम है एडवांस एडवांस टेस्ट मॉनिटर इन एटीएम मोड, एडवांस टेस्ट मॉनिटर इन एसडीएच। अभी हाई कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए जरूरत नहीं होता है। तो पीआरसी का जो हम बोल रहे थे, इसमें भी पूरा डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमने लिखा है इसका पूरा बारे में हमने दिया है, एक बार पढ़ लेना। व्हाट इज पीआरसी, व्हाट इज एससी, व्हाट इज एससीसी। हाँ, और ये ट्रेल है। सबसे पहले पीआरसी होता है, पीआरसी सप्लाई करता है एसएससी, एसएससी सप्लाई करता है। बीच में 20 स्टेशन होना चाहिए, 20 स्टेशन तक ये सप्लाई, 20 रिपीट। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। हाँ, इसको एक बार देख लेने से आपको समझ में आएगा कैसा करके हम लोग प्लानिंग करते हैं, हाउ द प्लानिंग। अब आप लोग पूछ रहा था सर क्लॉक्स को हम लोग कैसा करके सिलेक्ट करेंगे, यदि हमको पीडीएच से क्लॉक लेना है तो सिलेक्ट कैसा करेंगे, ये कैसा करेंगे। तो उसके लिए ना मोड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ये मोड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन T0 बोलते हैं। हाँ, फिर इसमें है T1, T2, T3, T4 है, ये आपको ऊपर
जब तक हम एनएमएस नहीं ओपन करेंगे आपको नहीं। थोड़ा सा हमने यहाँ दे दिया है कि पीएलएल आप लोग पढ़े हैं ना कॉलेज में, तो ये पीएलएल जैसा ही है। पीएलएल में जैसे लॉक मोड, होल्ड ओवर मोड, प्री रनिंग मोड, इसमें भी वैसे ही सेम टाइप। हाँ, सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, देख लीजिएगा। अब आता नेक्स्ट जनरेशन एसडीएच। नेक्स्ट जनरेशन एसडीएच माने इथरनेट को कैसा ट्रांसपोर्ट में घुसाते हैं। इथरनेट ऑलरेडी इज इन यूज इन एनएमएस, दैट इज ईओएस, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में ऐसा करते हैं क्योंकि एसडीएच बना तो नहीं था कि इथरनेट ले जाए। एसडीएच वाज नॉट मेड फॉर दैट, इट शुड कैरी इथरनेट। हाँ, इट शुड कैरी ओनली डेटा ट्रैफिक, 2 Mbps 34 Mbps इसके लिए बना था, बट नॉट फॉर। मगर ये जरूरत, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तीन चीजें, एक है वर्चुअल कॉन्कैटिनेशन, एक है एलकैस और एक है जीएसपी। ये तीन टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पे संगम करते हैं। तो ये तीन टेक्नोलॉजी है क्या, देखिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहले क्या है, E1 हमको इथरनेट आता है। इथरनेट और E1 में डिफरेंस क्या है दोनों को, दोनों ही तो फ्रेमिंग है, दोनों ही तो फ्रेम है। हाँ, और डिफरेंस क्या है, इथरनेट है कि E1 जो है ये फिक्स फ्रेम टेक्नोलॉजी। E1 क्या है, फिक्स फ्रेम, बट इथरनेट जो है वेरिएबल फ्रेम। ये 55 बाइट से लेके 1500 बाइट का बीच में होगा। मान लो जैसा है, मान लो आप नॉर्मल बस में चढ़ते हैं कोई गांव देहात में आराम से, हाँ, तो आपको वो बस में आप आराम से विंडो सीट देखते हैं, आराम से बैठते हैं, आराम से रहते हैं। मगर वही चीज अब लोकल ट्रेन आप बॉम्बे या कलकत्ता में चढ़ेंगे तो आपको ना 5 इंच भी जगह नहीं मिलेगा, 6 इंच भी जगह नहीं मिलेगा ट्रेन में पैर रखने के लिए। हाँ, तो वहां पे तो आप क्या करते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं। तो ये स्क्वीजिंग इंजीनियरिंग जो है, ये इथरनेट को आज तक चला। G8 माने IEEE 802.3 जो है, ये एक माने रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इथरनेट आज भी चल रहा है। समझे ना साहब, यदि रास्ता खाली है पूरा बैंडविड्थ कैरी करेगा, यदि रास्ता भर्ती है तो छोटा हो जाएगा, अपने को सिक्योर लेगा, छोटा कर लेगा। तो ये फैसिलिटी है इथरनेट। तो इसमें वेरिएबल फ्रेम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ वेरिएबल, हाँ कॉम्प्रेस हो जाता है, तो ये वेरिएबल फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, फिक्स फ्रेम टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि इथरनेट एसडीएच इज अ फिक्स फ्रेम। तो ये कौन करेगा, वेरिएबल टू फिक्स फ्रेम, हु विल डू, जीएफपी। तो वेरिएबल टू फिक्स करेगा जीएफपी, जेनेरिक फ्रेमिंग फॉर। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें इसको क्या करेगा, जो वेरिएबल माने जो बच्चा बहुत ज्यादा छटपटाता है ना, तो मम्मी क्या करता है, उसको गोदी में लेके जपकट देता है ताकि वो इधर उधर ना जाए। उसी तरह उसको क्या करेगा, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं इसको, एनकैप्सुलेट करेगा। जेनेरिक फ्रेमिंग प्रोसीड्यूर इज एनकैप्सुलेशन टेक्निक। अब उसको क्या करना पड़ेगा, अभी खाली अब उसको तो उसका तो स्पीड, अभी नेक्स्ट चीज क्या है, वेरिएबल और फिक्स, ये दोनों क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है इथरनेट का स्पीड और एसडीएच का स्पीड जो या पीडीएच का स्पीड अलग अलग होता है। इथरनेट में कैसा होता है, 10 Mbps। 10 Mbps तो हमारा इसमें नहीं है ना, हाँ कोई आर्किटेक्चर में नहीं आता है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, 10 Mbps को हम क्या करेंगे, 5 E1 में तोड़ देंगे। हाँ, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कहते हैं VCAT, इसको कहते हैं वर्चुअल कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन में क्या करते हैं, अनक्लासिफाइड बैंडविड्थ को एक शेड्यूल बैंडविड्थ में तोड़ देते हैं, समझे ना। अब ये 10 Mbps को हम टुकड़ा टुकड़ा कर दिए हैं, E1 1, E1 2, E1 3। अब इसको सोर्स टू डेस्टिनेशन तक कंटिन्यूटी चेक करना है, हाँ डिवाइड एंड रूल, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके सारा कंपोनेंट को उसमें हमने डाल दिया। 5 E1 में एक 10 Mbps को डाल दिया, 50 E1 में एक 100 Mbps को डाल दिया। डालने के बाद ये पूरा गुच्छा अंगूर का गुच्छा जैसा ही ट्रांसपोर्ट हो गया। मगर इसमें से यदि एक आध गुच्छा कट गया तो एक आध E1, क्योंकि हम लोग का जो सर्किट है, कोई E1 डायरेक्ट जाता है, कोई E1 घूम घाम के जाता है, कोई जैसा हमको अवेलेबिलिटी मिलेगा वैसा हम स्पीड को देंगे, हम सर्किट ट्रैफिक देंगे। तो ट्रैफिक तो एक ही जगह से नहीं जाता है, कहीं कहीं से जाता है। उसमें से कुछ ट्रैफिक पहुंचता है, कुछ ट्रैफिक नहीं पहुंचता है, मान लो कट गया या कुछ हो गया। उस टाइम में प्रोटेक्शन देने के लिए है एलकैस, लिंक कैपेसिटी एडजस्ट। तो ये इसको कहते हैं अम्ब्रेला प्रोटेक्शन, माने स्टार्ट टू एंड अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब है एक छतरी, छतरी का प्रोटेक्शन जैसा, माने फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये प्रोटेक्शन जैसा इसको कहते हैं। ये ही है हमारा नेक्स्ट जनरेशन एसडीएच।
ज़्यादा टाइम रहने से हम इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करते, बट अभी पीटी साहब का क्लास है। हाँ, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किया है पूरा, जो हम अभी आपको बताएं। हाँ, एलकैस पूरा। तो today I am ending my lecture here, and hopefully next class इसका पीटी साहब का ही होगा आई थिंक। हाँ, नेक्स्ट क्लास उनका है, सर है क्या? अच्छा, पी एडमिन साहब का है। अच्छा अच्छा, नहीं आया है। अच्छा, तो ठीक है, थोड़ा सा मैं इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एलकास फेलकास में क्या फायदा है? हाँ, आई थिंक आपको दिस इज क्लियर ना? तो जीएफपी क्या है? जीएफपी इज एनकैप्सुलेशन टेक्निक बेसिकली। इसमें क्या करता है, हम लोग इतना 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 पढ़ने का जरूरत नहीं है। बेसिकली जीएफपी इज एनकैप्सुलेशन, जो कि मॉडेम टेक्नोलॉजी है। मॉडेम में भी देखिएगा, जो E1 टू ईथरनेट मॉडेम होता था ना पहले, हम लोग जैसा PRS चालू करते थे कभी कभी। हाँ, कभी सॉरी फॉइस चालू करते थे। हाँ, तो वो सब सेम टेक्नोलॉजी है। दैट इज द सेम टेक्नोलॉजी। तो क्या करता है कि अनक्लासिफाइड बैंड, माने बेसिकली जो अन इथरनेट को ये टीडीएम में चेंज कर देता है। टीडीएम प्योर टीडीएम नहीं, टीडीएम जैसा। हाँ, टीडीएम जैसा चेंज करता है जीएफटी। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, जो टुकड़ा एक बड़ा बैंडविड्थ को टुकड़ा 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 करके बात भेज देता है, ताकि पूरा बैंडविड्थ को हम टुकड़े में मिले। हाँ, ये टुकड़ा जो है ये हमारा एसडीएच में अवेलेबल है। साइंस। और एलकैस क्या करता है, ये स्टार्ट से लेके लास्ट एलकैस का डिफाइनेशन जो है G7042। नहीं हो, इतना डिटेल्स हम आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। हमने यहाँ पे मैं पूरा सामान दे दिया है। बाद में लास्ट में ना 2-3 स्लाइड एक्स्ट्रा आ गया, ये सब चीज जानने का जरूरत नहीं है, इसको माइनस कर दीजिए। कहीं से भूल गया है, ये आपको नहीं भेजा गया, आपका इसमें नहीं भेजेगा जाए कि नहीं, डोंट नो। यदि है तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, ये डबल 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 डबल। तो विद दैट आई एम एंडिंग माय लेक्चर। आप डिस्कस करते, थोड़ा आपका भी सुनते हैं। आप वो क्वेश्चन पूछो। हाँ, तब तक जब तक साहब नहीं आते हैं तब तक हम उठते हैं, हम घर में ही हैं। तो बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। एनी डाउट्स? सर SNMP सर फुल फॉर्म काइंडली थोड़ा बोलिए। SNMP प्रोटोकॉल, सब नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आप लोग ना थोड़ा एक बार आप लोग के पास स्मार्ट मोबाइल ये सब है ना, आप थोड़ा ना देख लीजिए, मैंने उसको कंसल्ट थोड़ा देखिए, बहुत सारा आइडियाज मिलेगा आपको। हाँ, किस तरीका से हम लोग का कॉन्कैटिनेशन टेक्नोलॉजी। अब यू कैन नॉट बिलीव, ये जितना एआई फेआई हो रहा है, इसका जो सेंसर टेक्नोलॉजी है वो भी इसी तरह इसी से ही लेता है, जीएफपी प्रोटोकॉल में चल रहा है। यू कांट बिलीव। हाँ, नाउअडेज जितना आईओटी फाईओटी जो है, बिकॉज मैं कुछ दिन पहले एक क्लास अटेंड कर रहा था, एक लेक्चर का। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ उटा का। तो उनका भी सेम, मैं प्रोजेक्ट तो मैं हम लोग जो पढ़ाते हैं वो भी वही पढ़ा रहा है। हाँ, so like that it is not that we are teaching in a lower level, rather we are teaching very higher level in comparison to, and very concise, only 4 घंटा में इतना कवर करना, it is a matter of pride we can say। देखा है मुझको, तो हम मुझको लोग तो इसमें है ही है। तो आप लोग भी अभी मौका मिलता है ना, तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी से लेक्चर्स होता है। हालांकि टाइम आपको करना है। हाँ, within your schedule you have to make the time, and you have the eager to know the thing. That is the main thing। तो anyhow, तो ये SNMP प्रोटोकॉल
एनी रिमोट मॉनिटरिंग के लिए SNMP प्रोटोकॉल यूज होता है। कोई भी चीज को रिमोटली देखना है, कैसा देखेंगे, मगर इट शुड बी आईपी डिवाइस। आईपी डिवाइस नहीं होने से बहुत मुश्किल होता है। तब मीडिया एक्सेस कंट्रोल करते हैं, जैसे कि इसमें फिफ्थकॉम में करते हैं। फिफ्थकॉम इज नॉट ए आईपी डिवाइस। फिफ्थकॉम में तब कैसा करते हैं, SNMP प्रोटोकॉल तो उसमें भी है, तो उसमें भी SNMP प्रोटोकॉल जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल से होता है। कल हम जो आपको LAPD पढ़ाता था ना, LAPD, वो LAPD इज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल। पूछिए और